Welcome to all of you in online class of Urmila Devi PG College, Rasar Barot, Prayagraj. Myself नीरज तिवारी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट और के विषय के से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आपको बताया था और हमने आपको हीट और वर्क के इक्विवेलेंस के बारे में बताया और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आपको पिछले वीडियो में कराया था। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको कल वही पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि हम नेक्स्ट पॉइंट आपको वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बताए, जिसमें हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स में जो हम वर्क डन कंसीडर करते हैं वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली लेते हैं। तो हमने आपको सिस्टम के बारे में, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, उसके टाइप्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में हम सिस्टम को कब डिफ़ाइन कर पाएंगे, किसी स्टेट में डिफ़ाइन करने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी प्रॉपर्टीज़ हमको नोन होंगी कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी सिस्टम को डिफ़ाइन कर पाएंगे। इन सारी जानकारीज़ को हमने आपको, इन सारी बातों को हमने आपको पिछले वीडियो में, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं उन वीडियोज़ में हमने बारी बारी से सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क ट्रांसफ़र क्या है, इसको जानने से पहले हम सिंपली जानते हैं वर्क डन। तो जनरली हम वर्क को हमको बताया जाता है कि एनी बॉडी ऑन, या हम कह सकते हैं किसी भी बॉडी पे, या ऑन एनी बॉडी व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड देन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड and the product of force and displacement is known as the work done of by the body, यानी या by the force आप कह सकते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे यदि हम एक्सटर्नल फोर्स, कुछ फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग होती है, यानी बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी प्राप्त करती है, वो डिस्प्लेसमेंट और जितना फोर्स अप्लाई करने के कारण वो डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करती है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, वही हमारा वर्क डन कहा जाता है, जिसको हम मैकेनिकल वर्क कहते हैं। ठीक, सिंपली अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं। हम क्या पढ़ते आए हैं वर्क डन के लिए? वर्क डन के लिए हम मानते हैं जैसे ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट है, इस पे हम ये नॉर्मल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। फोर्स एफ अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, डिस्प्लेस हो जाता है, dx डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो फोर्स लगाते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट हम प्राप्त करते हैं, तो हमको वर्क डन मिलता है इस ऑब्जेक्ट का, यानी इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क डन हमको प्राप्त होता है वो वर्क डन होता है इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड जो फोर्स है वो और उसके डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के आधार, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के आधार पे हमको वर्क डन प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम वर्क डन कंसीडर करें तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन हम देखिए कैसे करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन यहाँ क्या है कि जैसे मैकेनिक्स में हम वर्क डन लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। ये हमने कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, मान लेते हैं इसका मास m है। ठीक, या हम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं, कोई बॉडी लेते हैं, इस पे जब हम यह फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट प्राप्त किया जाता है, यानी किसी भी पिंड पे लगने, किसी भी बॉडी पे लगाए गए बल के कारण उस बॉडी के द्वारा वह बॉडी क्या है, बल की दिशा में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेस कर जाती है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी के डिस्प्लेसमेंट और लगाए गए फोर्स के जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वही हमारा वर्क डन कहा जाता है। ठीक है, सिंपली अब यहाँ ध्यान दीजिए, W = F × dx, ये मैकेनिकल वर्क कहा जाएगा। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन हम कैसे करते हैं? सिंपली थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कौन करेगा? वहाँ हम थर्मोडायनेमिक्स में ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होगा, वर्क जो हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क डन को सिस्टम के अकॉर्डिंगली कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिस्टम। ये हम मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है, ये हमारा कोई सिस्टम है।
सिस्टम को सराउंडिंग से डिफर करने वाली ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस हमारी है जो सिस्टम को सराउंडिंग से डिफर करती है, सेपरेट करती है, इसी सरफेस को हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री यानी सिस्टम की बाउंड्री कहते हैं, जो सिस्टम को सराउंडिंग से डिफर करती है। ये बाउंड्री हमारी मूवेबल भी हो सकती है, सिस्टम की जो बाउंड्री है ये मूवेबल भी हो सकती है और रिजिड यानी फिक्स भी हो सकती है। ठीक है, ये सिस्टम की बाउंड्री होगी। ये सिस्टम को सराउंडिंग से डिफर करने के लिए जो बाउंड्री हम कंसीडर करते हैं वो बाउंड्री हमारी क्या होती है, सिस्टम बाउंड्री कही जाती है, यानी कि जो इसको सिस्टम को सराउंडिंग से डिफर करती है। अब यहाँ सिंपली अगर हम यहाँ के केस में वर्क डन कंसीडर करें तो वर्क डन हम सिस्टम के लिए क्या कंसीडर करेंगे, तो सिस्टम के लिए वर्क डन अगर हम कंसीडर करें तो सिस्टम क्या है, यहाँ देखिए सिस्टम के बाहर एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम हम कहते हैं सराउंडिंग है। ठीक है, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ये हमारी हो जाएगी सराउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सी बात है, सिस्टम और सराउंडिंग को डिफर करने वाली ये जो सरफेस है इसी को हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। तो सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा सकता है या सिस्टम पर कार्य किया जा सकता है। ठीक, तो सिस्टम के द्वारा जब हम यहाँ वर्क डन के बारे में जानकारी लेंगे, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन जानेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन कब होगा, जब सिस्टम की बाउंड्री क्या हो, एक्सपैंड हो। सिस्टम की बाउंड्री में क्या हो, फैलाव हो, सिस्टम की बाउंड्री क्या हो, एक्सपैंड होगी, यानी सिस्टम की बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक, सिस्टम की बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट हो, यहाँ ध्यान दीजिए, सिस्टम की बाउंड्री, जैसे यहाँ ये कोई सिस्टम है, इसकी बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट हो, ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम की बाउंड्री क्या हो, डिस्प्लेस हो। तो जब सिस्टम की बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट होगा, सिस्टम की बाउंड्री एक्सपैंड होगी या सिस्टम की बाउंड्री कॉम्प्रेस होगी, समझ रहे हैं ना, सिस्टम की बाउंड्री या तो एक्सपैंड हो या सिस्टम की बाउंड्री कॉम्प्रेस होगी, तो हम कहेंगे कि सिस्टम के द्वारा या सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है, या सिस्टम के द्वारा कार्य हमको वर्क डन प्राप्त होगा। यानी वर्क डन हमको तब प्राप्त होगा जब सिस्टम की यानी एनी डिस्प्लेसमेंट कैन बी टेक्स प्लेस या एनी डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन ए सिस्टम, कह सकते हैं सिस्टम बाउंड्री देन वी सेट, यानी कि जब कोई डिस्प्लेसमेंट सिस्टम की बाउंड्री में कोई डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड होगा, यानी सिस्टम की बाउंड्री क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, सिस्टम की बाउंड्री क्या होगी, या तो एक्सपैंड हो यानी फैले, या तो कॉम्प्रेस्ड हो, सिस्टम की बाउंड्री आपकी कॉम्प्रेस्ड हो या तो एक्सपैंड हो, तब हम कहेंगे कि सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है। यानी एनी डिस्प्लेसमेंट कैन बी या एनी डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द सिस्टम बाउंड्री, यानी सिस्टम की बाउंड्री में कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगा या कोई भी डिस्प्लेसमेंट स्थान ग्रहण करेगा, यानी कि सिस्टम की बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम कहेंगे कि देन वी सेड टू बी द वर्क इज डन, तब हम कहेंगे कार्य हो रहा है। ठीक ना, सिस्टम की बाउंड्री अगर एक्सपैंड होती है, ठीक ना, तो हम कहेंगे सिस्टम के द्वारा कार्य हो रहा है, सिस्टम के द्वारा कार्य हो रहा है। अगर सिस्टम की बाउंड्री कॉम्प्रेस्ड होती है तो हम कहेंगे सिस्टम पर कार्य हो रहा है। इस प्रकार से यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम वर्क डन कंसीडर करें तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन क्या है, सिस्टम की बाउंड्री जब डिस्प्लेस करेगी तब वर्क डन हम कंसीडर करेंगे। ठीक ना, सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस करें, ठीक ना, ये जो बाउंड्री हमने कंसीडर की है जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड होगा तब हम कहेंगे कि सिस्टम क्या है, सिस्टम की जब बाउंड्री यानी डिस्प्लेस होगी तब हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि सिस्टम क्या है, वर्क डन करता है, यानी सिस्टम के द्वारा हमको कार्य तब प्राप्त होगा। और इन द मैकेनिक्स यहाँ क्या है, यहाँ इसकी बाउंड्री क्या है, इसकी बाउंड्री देखिए ये है, ये हमने यहाँ फाइनाइट मास लिया हो, ये इसकी बाउंड्री कही जाएगी। इस प्रकार से ये बॉडी अगर कंसीडर करें तो ये इसकी बाउंड्री कही जाएगी। अब ये एक्सपांड हो, मैकेनिकल सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ ये एक्सपैंड हो, मैकेनिक्स में अगर हम कंसीडर करें तो ये एक्सपांड हो, तो हम कहेंगे ऐसा नहीं, यहाँ इसकी बाउंड्री क्या है, रिजिड है। तो यहाँ क्या जो हमने ये ऑब्जेक्ट कंसीडर, मैकेनिक्स में क्या है, जो हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जब ये डिस्प्लेस होगा, ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगा, तब हम कहेंगे कि यहाँ वर्क डन हमको प्राप्त होता है। यानी जब ऑब्जेक्ट या बॉडी आपकी डिस्प्लेस होगी फोर्स के एप्लीकेशन के कारण, तो जो डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होगा और जो अप्लाइड फोर्स हम अप्लाई करेंगे, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो वर्क डन हमको प्राप्त कराएगा। लेकिन इन द थर्मोडायनेमिक्स में जब सिस्टम की बात, यहाँ ये क्या है, यहाँ जैसे हम इसको कंसीडर करें, यम मास को कंसीडर करें, ठीक ना, अगर हम अपनी थर्मोडायनेमिक स्टडी में थर्मोडायनेमिक्स में हम इस यम मास के बॉडी को, यम मास को कंसीडर करें, तो यम मास को अपनी स्टडी में कंसीडर करेंगे तो ये हमारा सिस्टम कहा जाएगा, ये हमारा सिस्टम कहा जाएगा। लेकिन अगर ये हमारा सिस्टम है तो यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे, जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड होगा तब हम कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है इन द मैकेनिक्स। बट इन थर्मोडायनेमिक्स जब हम ये सिस्टम हम कंसीडर करें, कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर हम कंसीडर करेंगे, कोई भी सिस्टम हम कंसीडर करेंगे, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम आपका क्या यहाँ इसकी बाउंड्री जब
एक्सपेंड होगी, यानी बाउंड्री जब आपकी बदलेगी, यानी बाउंड्री उसकी चेंज होगी। यहाँ बाउंड्री चेंज की बात नहीं, यहाँ फाइनाइट मास आपने दिया है, यहाँ बॉडी को एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ हम अगर इसको सिस्टम माने तो ये मास को ऊपर स्टडी करें तो ये हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये सिस्टम कहीं जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पूरी की पूरी बॉडी डिस्प्लेस होती है। लेकिन यहाँ क्या है, सिस्टम में क्या है, जब बाउंड्री डिस्प्लेस होगी यानी बाउंड्री एक्सपैंड होगी, बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड होगा, पूरे सिस्टम डिस्प्लेस ना करे, बाउंड्री केवल डिस्प्लेस करेगी, तब हम कहेंगे कि सिस्टम के द्वारा वर्क डन होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सिस्टम हमने जनरली 2 प्रकार के पढ़े हैं, सिस्टम हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं। जनरली यहाँ हम वर्कडन प्राप्त करने के लिए, वर्कडन के लिए हम सिस्टम जानते हैं, क्लोज सिस्टम ले सकते हैं, ओपन सिस्टम भी ले सकते हैं। क्लोज सिस्टम क्या है, हमने आपको बताया पीछे के वीडियो में। क्लोज सिस्टम क्या है, वे सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का एक्सचेंज होती है, मास एक्सचेंज नहीं होता, उसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। जिसमें एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज होते हैं, उसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में वर्क डन जब हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ देखिए, जैसे वर्क डन जब हम कंसीडर करेंगे तो हम 2 प्रकार से ले सकते हैं। क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। कंट्रोल मास क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लोज सिस्टम जब हम कंसीडर करें किसी फाइनाइट मास, किसी फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं, कोई स्टडी में हम कंसीडर करते हैं, यानी किसी फाइनाइट मास के बारे में स्टडी करते हैं। तो जहाँ मास हमारा फाइनाइट हो, जहाँ मास हमारा निश्चित हो या क्वांटिटी ऑफ मैटर फाइनाइट हो, वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। तो वहाँ हम उस यानी सिस्टम को हम कंट्रोल मास सिस्टम कहते हैं। और जैसे हम सिस्टम को कंसीडर करें किसी रीजन ऑफ स्पेस में, जहाँ मास हमारा यानी कि कांस्टेंट ना हो, फाइनाइट मास की बात ना हो, जहाँ किसी रीजन की बात हो, तो रीजन में क्या है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली हम वहाँ डिस्कस करते हैं। इसलिए हम कंट्रोल वॉल्यूम यानी ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहते हैं, और क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास सिस्टम कहते हैं। यानी कुल मिला के हमने देखा कि मैकेनिक्स में अगर हम वर्क डन की बात करें तो मैकेनिक्स में हम कहते हैं कि यदि किसी फील्ड पे हम बल आरोपित करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और वह बॉडी क्या है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हमको प्राप्त होता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा वर्क डन होगा। लेकिन सिस्टम की बात अगर थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क डन की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन हमको तब मिलेगा जब सिस्टम की बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट हमको प्राप्त होगा, यानी सिस्टम की बाउंड्री जब हम फोर्स अप्लाई करें, यानी सिस्टम के द्वारा इसकी बाउंड्री क्या हो, बाउंड्री यानी जब प्रेशर के अकॉर्डिंगली सिस्टम की बाउंड्री या तो एक्सपैंड करे या सिस्टम की बाउंड्री कॉम्प्रेस्ड हो, यानी सिस्टम की बाउंड्री में जब डिस्प्लेसमेंट हमको प्राप्त होगा, तब हम कह सकते हैं, तब हम कहेंगे कि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है या सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है। तब सिस्टम के द्वारा हम वर्क डन को प्राप्त करेंगे, यानी वर्क ट्रांसफर की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ अगर हम कंसीडर करें, सिस्टम की बात करें, अब यहाँ से अगर हम कोई सिस्टम कंसीडर कर लें, एक सिस्टम यहाँ मानते हैं, जैसे इस प्रकार से ये सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया, ये हमने मान लिया इसका रिजिड वॉल है, एक सिस्टम हमने कंसीडर किया है, ये इसका रिजिड वॉल है, यानी सिस्टम हम नोजल कंसीडर करें, ये हमने इमेजिनरी सरफेस मान लिया, ये हमने रियल बाउंड्री माना, इसका रियल बाउंड्री इसको हम कहेंगे। रियल बाउंड्री कह सकते हैं क्योंकि रियल ये रिजिड है, तो ये दोनों हमारे रियल बाउंड्री हो जाएंगी, और ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री हम इसको कंसीडर कर लेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री इसको हम मानेंगे। ध्यान से समझिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। हमने कहा कि जैसे सिस्टम में जब बाउंड्री आपकी डिस्प्लेस होगी, ठीक ना, बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड होगा तो वर्क हमको प्राप्त होगा, यानी वर्क हमको मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब सिस्टम की बाउंड्री यानी जब क्या है, एनर्जी जो वर्क डन है वो क्या हो, यानी सिस्टम की बाउंड्री से क्रॉस कर जाए, यानी जब हमको एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगी, यानी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगी, तभी ना सिस्टम की बाउंड्री क्या है, एक्सपैंड होगी, सराउंडिंग की तरफ बढ़ेगी, यानी सिस्टम की बाउंड्री में फैलाव होगा और हमको वर्क ट्रांसफर मिलेगा। या सिस्टम की बाउंड्री कॉम्प्रेस्ड होगी, तो क्या होगा, सिस्टम के अंदर, यानी कहने का मतलब बाउंड्री कॉम्प्रेस्ड होगी, एनर्जी सराउंडिंग से इसके अंदर आएगी, यानी कहने का तब पर भी हमको वर्क मिलेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इस केस को हम समझ लेते हैं सिंपली, एक बार डीपली आप पहले समझ लीजिए, तब हम आगे आपको बढ़ते हैं। मैकेनिक्स में अगर हम वर्क डन की बात करें तो जनरली अभी तक हम मैकेनिक्स में वर्क डन यही समझते आए हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हमको प्राप्त होता है, उस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट का यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य होता है, यानी वर्क डन होता है।
ठीक है, यानी ये मैकेनिक्स में। लेकिन सिस्टम में हम यहाँ क्या करते हैं, सिस्टम में हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे या प्रेशर के अकॉर्डिंगली, जब सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस हो, सिस्टम की बाउंड्री एक्सचेंज हो, यानी कि सिस्टम की बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट हमको प्राप्त होगा, तब हम कहेंगे कि सिस्टम के द्वारा हमको वर्क डन प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे यहाँ हमने एक सिस्टम कंसीडर किया, एक ओपन एक सिस्टम हमने कंसीडर किया, एक नोजल हमने लिया हुआ है जिसके 2 सरफेसेस हमने रियल बाउंड्री माने हैं और 2 सरफेसेस हमने इमेजिनरी बाउंड्री कंसीडर की है। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ सिस्टम की बाउंड्री की बात करें तो 2 बाउंड्रीज हमने क्या मानी है, रियल मानी है, 2 बाउंड्री हमने इमेजिनरी मानी है। अब यहाँ से हम जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम फोर्स यानी कि यहाँ पे हम कोई भी फ्लूइड हमारा जो है, फ्लूइड इधर से आता है, इधर से बाहर जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ मान लेते हैं इसको मान लेते हैं, ये हमारी हो गई, ये हमने कोई फाइनाइट क्वांटिटी कंसीडर कर ली, फाइनाइट क्वांटिटी कंसीडर किया, और फाइनाइट क्वांटिटी पे जब हम इस पर स्टडी करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी बाउंड्री होगी, ठीक ना, ये हमारी बाउंड्री हो गई। अब ये फाइनाइट क्वांटिटी जो है, ये इसके अंदर, इस पर हम स्टडी करेंगे तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। अब सिस्टम की बाउंड्री यहाँ देखिए, यहाँ सिस्टम की बाउंड्री जैसे यहाँ है, फिर यहाँ आएगा, ठीक ना, इस प्रकार से, फिर यहाँ आएगा इस प्रकार से। यहाँ हम देख रहे हैं सिस्टम की बाउंड्री एक्सचेंज हो रही है, ध्यान समझिए, सिस्टम की बाउंड्री एक्सचेंज हो रही है। सिस्टम की बाउंड्री यहाँ ऐसी है, यहाँ बाउंड्री ऐसी है, यहाँ बाउंड्री में एक्सचेंजेशन हो रहा है, सिस्टम की बाउंड्री चेंज हो रही है, लेकिन वर्क ट्रांसफर यहाँ क्या है, 0 है। 0 क्यों है, यहाँ देखिए, वर्क ट्रांसफर 0 है क्योंकि सिस्टम की बाउंड्री एक्सचेंज हो रही है, सिस्टम की बाउंड्री। लेकिन जो फाइनाइट क्वांटिटी यहाँ हमने कंसीडर की है, जो यहाँ हमने लिया है, वो क्वांटिटी वही है, यानी कि इसकी बाउंड्री एक्सचेंज हो रही है। बाउंड्री यहाँ ये है, फिर यहाँ ये यहाँ से मूव करती हुई इधर आएगी, इधर से इधर, तो यहाँ वर्क डन हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम की बाउंड्री क्या है, फाइनाइट मास जैसे जो हम यहाँ सिस्टम कंसीडर किए हुए हैं, सिस्टम की बाउंड्री वही है, ठीक ना, केवल इसके यानी कि बाउंड्री एक्सचेंज हो रही है, बाउंड्री चेंज हो रही थी। यहाँ हमने कहा सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस करे, तो सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस करे किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये सिस्टम आपने कंसीडर किया, अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये सिस्टम की आपने कंसीडर किया, तो सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस करे, यानी ये बाउंड्री क्या हो, सिस्टम से सराउंडिंग की ओर डिस्प्लेस करे, यानी ये बाउंड्री, जो ये बाउंड्री है, ये यहाँ आ जाए इस प्रकार से। तो सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस करेगी, तब हमको वर्क मिलेगा। और यहाँ क्या है, यहाँ हमने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, ये इसकी बाउंड्री है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पहुँच रही है, ये यहाँ पहुँच रही है। ये अगर ऐसा होता है, जैसे इसको हमने सिस्टम कंसीडर किया, ये बाउंड्री हमारी यहाँ आ जाती और इस प्रकार से होता, तो हम कहते हैं बाउंड्री क्या है, डिस्प्लेस हो रही है, तब हमको वर्क डन प्राप्त होता। लेकिन यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने एक मास, एक फाइनाइट क्वांटिटी कंसीडर कर ली, और यहाँ मान लिया ये फाइनाइट क्वांटिटी है, ये इसकी बाउंड्री होगी, तो बाउंड्री यहाँ क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी, ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। यहाँ के बाद ये यहाँ आएगा, सिस्टम की बाउंड्री तो एक्सचेंज हो गई, बाउंड्री चेंज हो रही है, लेकिन फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर जो आपका हमने कंसीडर किया है, वो हमारा क्या है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी बाउंड्री एक्सचेंज हो रही है। यहाँ वर्क ट्रांसफर क्या होगा, वर्क ट्रांसफर, वर्क W टेंड्स टू 0, यानी वर्क ट्रांसफर 0 होगा, वर्क ट्रांसफर 0 होगा, यानी ये कहने का मतलब ये फ्री एक्सपेंशन, जहाँ वर्क ट्रांसफर हमारा 0 हो, उसको हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। ध्यान से एक बार फिर से आपको मैं समझाता हूँ सारी बातों को, ठीक है। मैकेनिक्स में फोर्स आप अप्लाई करेंगे, जिस बॉडी पे, बॉडी आपकी डिस्प्लेस होगी, डिस्प्लेसमेंट हमको प्राप्त होगा, हमको वर्क डन मिलेगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी जो बॉडी डिस्प्लेस करेगी उसके अकॉर्डिंगली। थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको बताया कि जो कोई सिस्टम आप कंसीडर करेंगे, वो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफर करने वाली जो वाल्स होगी, उसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब हम वर्क डन की गणना करेंगे, यानी वर्क ट्रांसफर की बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमको वर्क ट्रांसफर प्राप्त तभी होगा, वर्क ट्रांसफर हमको थर्मोडायनेमिक्स में प्राप्त तभी होगा जब सिस्टम की जो बाउंड्री है ये डिस्प्लेस करे, सिस्टम की बाउंड्री हमारी क्या हो, डिस्प्लेस हो। जब सिस्टम की बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट हमको प्राप्त होगा, ये सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस करेगी, यानी कहने का मतलब है कि वर्क हमारा जो है, एनर्जी जो है, वो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर ट्रांसफर होगी, और सिस्टम क्या होगा, एक्सपैंड होगा। बाउंड्री इसकी डिस्प्लेस करेगी, यानी सिस्टम क्या है, जो इसका फाइनाइट यानी वॉल्यूम इतना है, ये इसके वॉल्यूम में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, यानी इसके सिस्टम की बाउंड्री जब डिस्प्लेस करेगी, तब हमको वर्क प्राप्त होगा। या सिस्टम की बाउंड्री कॉम्प्रेस्ड हो,
कॉम्प्रेस्ड होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा यानी कम होगा, यानी कहने का मतलब एनर्जी क्या होगी, अंदर आएगी, यानी सराउंडिंग से या तो सिस्टम पे एनर्जी अप्लाइड हो, फोर्स अप्लाई हो, या सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी अप्लाइड की जाए तो सिस्टम क्या होगा, जब सिस्टम से सराउंडिंग में वर्क ट्रांसफर किया जाएगा तो सिस्टम की बाउंड्री क्या होगी, एक्सपांड होगी, और जब सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क ट्रांसफर किया जाएगा तो सिस्टम की बाउंड्री क्या होगी, कॉम्प्रेस्ड होगी। ठीक है, तो जब सिस्टम की बाउंड्री आपकी डिस्प्लेस होगी तब हमको वर्क डन प्राप्त होगा, यानी कह सकते हैं व्हेन द सिस्टम बाउंड्री when the system boundary is displaced then we say to be the system have any work done, यानी तब हम कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा कोई कार्य करेगा जब सिस्टम की बाउंड्री क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे इस नोजल के केस में हमने आपको दिखाया कि हर सिस्टम के लिए ऐसा नहीं। अब हम यहाँ देखिए कैसे हम समझेंगे कि सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस होगी। अब यहाँ देखिए हमने आपको बताया सिस्टम की बाउंड्री, जैसे यहाँ सिस्टम है, सिस्टम की बाउंड्री देखिए डिस्प्लेस होकर इतनी होगी। ठीक, अब ये हमारा सिस्टम की बाउंड्री हो गई। अब सिस्टम को डिफर करने वाली सरफेस क्या होगी, ये होगी। तो बाउंड्री हमारी डिस्प्लेस की, तो डिस्प्लेस की, तो यहाँ हमको वर्क डन प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ के केस में आप देखिए जैसे हमने मान लिया कि ये दो रियल बाउंड्रीज हमने कंसीडर की है, दो इमेजिनरी बाउंड्री हमने कंसीडर की, काल्पनिक। अब यहाँ से हमने कहा कि फ्लड यहाँ आता है, इधर से जाता है। ठीक है, अब हमने किसी फाइनाइट मास को कंसीडर कर लिया, फाइनाइट मास को कंसीडर कर लिया, एक सरफेस हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, तो ये हमारी क्या होगी, एक हमारी सिस्टम की बाउंड्रीज हो गई, और यहाँ हमारा फाइनाइट क्वांटिटी या जो फाइनाइट मास हमने कंसीडर किया वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया, जिसपे हमारी स्टडी फोकस होगी। जिस सिस्टम को यानी जिस पॉइंट क्वांटिटी या मैटर पे हमारी स्टडी फोकस होगी वो हमारा सिस्टम का आ जाएगा। ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, सिस्टम हो गया। लेकिन यहाँ से देखिए अब ये सिस्टम यहाँ है, फिर इसके बाद ये बाउंड्री हमारी यहाँ, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ेगा, फ्लड आपका आगे आएगा, तो इस प्रकार से ये बाउंड्री यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से जैसे जैसे बाउंड्री को हम आगे बढ़ाते जाएंगे इसका क्या होगा, बाउंड्री तो चेंज होगी, बाउंड्री हमारी चेंज हो रही है, लेकिन बाउंड्री हमारी यहाँ से डिस्प्लेस तो हो रही है, लेकिन हमको वर्क ट्रांसफर यहाँ जीरो मिलेगा, वर्क ट्रांसफर यहाँ जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने सिस्टम कंसीडर किया उसके वॉल्यूम या उसके रीजन में कोई चेंजिंग नहीं, यानी कहने का मतलब है कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सिस्टम की बाउंड्री यहाँ एक्सचेंज होगी, बाउंड्री एक्सचेंज होगी, तो बाउंड्री यहाँ हमारी चेंज हो रही है। जैसे बाउंड्री यहाँ है तो यहाँ से ये बाउंड्री क्या है, यहाँ सिस्टम क्या कर रहा है, जैसे सिस्टम है तो इसकी बाउंड्री क्या यानी कि कहने का मतलब एक्सपैंड हो रही है, और यहाँ क्या है, यहाँ ये पूरी की पूरी पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ चला गया, तो बाउंड्री इसकी क्या है, यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ आ गई, तो बाउंड्री तो चेंज हो गई, बाउंड्री पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। ठीक ना, बाउंड्री चेंज हुई, लेकिन यहाँ जो इसकी बेस में होला, जैसे यहाँ इस प्रकार से अगर हम कंसीडर करते हैं ये बाउंड्री हमारी, ये सरफेस हमारा निकल के इधर आ जाता, ये सरफेस यहाँ पहुँच जाता, ऐसे हो जाता, तो हम यहाँ कहते हैं कि सिस्टम के द्वारा कुछ न कुछ वर्क डन हमको प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ देखिए बाउंड्री तो डिस्प्लेस होगी लेकिन वर्क ट्रांसफर यहाँ हमको प्राप्त नहीं होगा, वर्क हमारा सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, जब हमारा वर्क कहने का मतलब एनर्जी हमारी सिस्टम से सराउंडिंग की ओर ट्रांसफर होती है और उसके बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट हमको प्राप्त होता है, तब सिस्टम के द्वारा हम वर्क डन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम थर्मोडायनेमिक में वर्क डन कंसीडर करते हैं, यानी जब सिस्टम की बाउंड्री एक्सपैंड करे या सिस्टम की बाउंड्री क्या हो, कॉम्प्रेस्ड हो, तब हम कह सकते हैं कि सिस्टम क्या है, वर्क डन, सिस्टम के द्वारा वर्क ट्रांसफर हमको मिलेगा या वर्क ट्रांसफर हम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पीडीवी वर्क। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं पीडीवी वर्क। पीडीवी वर्क, या हम इसी को कह सकते हैं वर्क ट्रांसफर फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, वर्क ट्रांसफर फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। वर्क ट्रांसफर फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, हमने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क डन हमको प्राप्त तब होगा जब सिस्टम की बाउंड्री एक्सपैंड करे, यानी बाउंड्री उसकी एक्सपैंड हो या बाउंड्री क्या हो, कॉम्प्रेस्ड हो, यानी कहने का मतलब बाउंड्री में या तो फैलाव हो या बाउंड्री संपीड़ित हो, आपकी कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो, तब सिस्टम के द्वारा हमको वर्क डन प्राप्त होगा। ठीक ना, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं पीडीवी वर्क निकाल रहे हैं, या वो हम इसी को पता है वर्क ट्रांसफर फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। अभी हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, ओपन सिस्टम के वर्क डन के बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन बीएससी पार्ट 1 में जल्दी हम क्लोज सिस्टम की ही बात करते हैं। तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं, देखिए पीडीवी वर्क क्या है। सिंपली
हम पीडीवी वर्क जब जान जाएंगे, पीडीवी वर्क क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन में जो वर्क डन हम प्राप्त करेंगे, कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, सिंपल सी बात है। हमने वर्क डन बताया थर्मोडायनेमिक सिस्टम में या मैकेनिक्स में वर्क डन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सिस्टम में हम थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन हमने आपको बताया कि जब उसकी बाउंड्री डिस्प्लेस हो तो हम कहेंगे कि वर्क ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम में। ठीक है, हम यहाँ कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमने मान लिया कि कोई क्लोज्ड सिस्टम है इस प्रकार से, ये हमने क्लोज सिस्टम मान लिया। ठीक है, क्लोज सिस्टम है। यहाँ हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पिस्टन है, पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है ना, पिस्टन लगा हुआ है जिसपे हम एफ फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये पिस्टन है हमारा, हमने कंसीडर कर लिया है। ध्यान से समझिएगा पूरी चीज। पीडीवी वर्क, हमको वर्क ट्रांसफर फॉर ए क्लोज सिस्टम हमको कंसीडर करना है। हमने आपको बताया कि वर्क डन किसी थर्मोडायनेमिक में वर्क डन हम प्राप्त करेंगे या वर्क ट्रांसफर हमको मिलेगा जब सिस्टम की बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ हमने मान लिया कि ये कोई क्लोज सिस्टम है। ठीक, हमने क्लोज सिस्टम कंसीडर किया। क्लोज सिस्टम में हम यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन क्या है, ये पिस्टन आगे की ओर डिस्प्लेस होगा, आगे की ओर डिस्प्लेस होगा। हम मान लेते हैं जो हमारा इसका पर्टिकुलर फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं डीएल। ठीक ना, आगे की ओर ये ट्रांसफर होगा, यानी कहने का मतलब जब फोर्स एफ आप अप्लाइड करेंगे तो ये फोर्स पिस्टन पे लगाएंगे तो पिस्टन क्या होगा, आगे की ओर डिस्प्लेस होगा। तो हमने मान लिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हमको प्राप्त होगा, यानी कि जो डिस्टेंस हमको प्राप्त होगा आगे की ओर मूव करने के लिए, यानी कि आगे की ओर ट्रांसफर होने के लिए क्या होगा, टेंड करेगा, यानी आगे की ओर ट्रांसफर करने के लिए अग्रसर होगा जब फोर्स आप अप्लाई करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पिस्टन आपका डिस्प्लेस करता है डीएल डिस्टेंस डिस्प्लेस करता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया डीएल डिस्टेंस, पिस्टन हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ समझिए, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन तब तक आगे बढ़ता रहेगा, यानी तब तक ये ट्रेवल करता रहेगा, मूव करता रहेगा, जब तक कि इसके ऊपर कोई इक्विवेलेंट फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क ना करे। समझ रहे हैं ना, यानी जब तक कोई अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन फोर्स जब तक वर्क नहीं करेगा तब तक ये पिस्टन हमारा मूव करता ही रहेगा। ठीक, यानी हमने मान लिया कि यदि ये डीएल डिस्टेंस से ट्रेवल करता है तो डीएल डिस्टेंस पे आके जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर से कोई फोर्स, कोई रिएक्शन फोर्स यहाँ पे कार्य करता होगा। ठीक ना, कोई रिएक्शन फोर्स यहाँ वर्क करेगा जिसके कारण ये पिस्टन क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, यानी रुक जाएगा ये तब तक। यानी जब हम एफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो पिस्टन मूव करेगा, और पिस्टन जब मूव करेगा तो हमने मान लिया कि डीएल डिस्टेंस मूव करता है। ठीक है, पिस्टन आगे की ओर मूव करेगा, जब ये आगे आएगा यानी इधर बढ़ेगा, जब इधर की ओर मूव करेगा, डीएल डिस्टेंस मूव करेगा, तो ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि हम इसके ऊपर, यानी कि कहीं से, यानी कि इसके अपोजिट, तब तक ये पिस्टन मूव करता रहेगा इफ एफ फोर्स के कारण, तब तक ये मूव करता रहेगा जब तक इसके इक्वल अमाउंट में, यानी जितना फोर्स ये है इतने ही मात्रा में, इतने ही अमाउंट में, जब तक कोई अपोजिट फोर्स इसके ऊपर कार्य नहीं करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब तक कोई अपोजिट डायरेक्शन में एक इक्विवेलेंट फोर्स, इस फोर्स के इक्विवेलेंट जब तक कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा तब तक पिस्टन हमारा क्या है, मूव करता रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि पिस्टन हमारा यहाँ पे डीएल डिस्टेंस मूव करता है, उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है तो यहाँ जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, ध्यान दीजिए, तो वो फोर्स अप्लाई किसके कारण होगा, जो गैस, यहाँ गैस हमने कंसीडर किए हैं, तो गैसेस के द्वारा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वैल्यू क्या है, इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा, या गैसेस के द्वारा एक प्रेशर, हम मान लेते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है, जो यहाँ नॉर्मली इसके ऊपर, यानी पिस्टन के ऊपर इसके, और यहाँ पिस्टन की एरिया मान लेते हैं ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने पिस्टन की मान ली है यहाँ से ए है। तो नॉर्मली यहाँ से जो रिएक्शन फोर्स इस पे पिस्टन पे नॉर्मली वर्क करेगा, वो पिस्टन पे नॉर्मली फोर्स वर्क करेगा इक्वल अमाउंट में, इस फोर्स के इक्वल, तभी पिस्टन क्या होगा, डीएल डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा, यानी जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एफ के इक्विवेलेंट होगा।
ठीक ना। जो रिएक्शन फोर्स हमारा होगा वो एफ के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ जो प्रेशर, ध्यान दीजिए, वो रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स जो पिस्टन को यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आएगा, यानी पिस्टन को जो रोकेगा, जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, इसी पी के बराबर होगा। यानी पी इज इक्वल टू हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी जो रिएक्शन फोर्स कार्य करेगा यहाँ पे, वो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, पिस्टन पे पर यूनिट एरिया पे नॉर्मली एक्ट करेगा। रिएक्शन फोर्स क्या होगा, पिस्टन की पर यूनिट एरिया पे नॉर्मली एक्ट करेगा। फिर से एक बार देखिए, हम पीडीवी वर्क निकाल रहे हैं, यानी वर्क ट्रांसफर फॉर ए क्लोज सिस्टम हम निकाल रहे हैं, यानी कि क्लोज सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन है वो हम कितना हमको मिलेगा ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ कंसीडर किया एक क्लोज सिस्टम मान लिया, ये हमने पिस्टन लिया, पिस्टन पे हम एफ फोर्स अप्लाई करते हैं, पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करता है, और पिस्टन हमारा, हम जानते हैं कि पिस्टन हमारा तब तक इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक कि इसके ऊपर गैसेस के द्वारा कोई इक्वल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो जो हम मानते हैं कि गैस के मालिक्यूल्स के द्वारा एक इक्वल रिएक्शन फोर्स आर अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण हमारा जो पिस्टन है वो डीएल डिस्टेंस पे आके रुक जाता है, यानी इक्विलिब्रियम डीएल डिस्टेंस पे आके फिक्स हो जाता है, रुक जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। ये तब तक इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं आएगा, तब तक नहीं रुकेगा, स्टॉप मूव करना बंद नहीं करेगा जब तक कि एक इक्वल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई ना हो। यानी कहने का मतलब ये डीएल डिस्टेंस पे आके यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में तभी आएगा जब आर इज इक्वल टू एफ होगा। यानी कि कहने का मतलब है, यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं जब जो रिएक्शन फोर्स होगा वो इक्विवेलेंट होगा इस फोर्स एफ के, या इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं आर माइनस एफ इज इक्वल टू 0, या इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से कर सकते हैं समेशन ओवर एफ इज इक्वल टू 0, यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा तो समेशन ओवर एफ इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इस पिस्टन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और इस डायरेक्शन का फोर्स जब आपस में इक्विवेलेंट हो जाएगा तो पिस्टन हमारा मूव करना बंद कर देगा और इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो समेशन और इक्विलिब्रियम स्टेट में समेशन ओवर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, तो ये जो रिएक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, इस पिस्टन पे एक प्रेशर अप्लाइड करेगा, यानी रिएक्शन फोर्स इसके पिस्टन के पर यूनिट एरिया पे एक फोर्स जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, वही रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर एक प्रेशर यानी गैसेस के द्वारा एक प्रेशर अप्लाइड होगा जो इसके रिएक्शन फोर्स के कारण होगा। ठीक ना, एक प्रेशर अप्लाई होगा, यानी प्रेशर P इज इक्वल टू हो जाएगा जो रिएक्शन फोर्स नॉर्मली एक्ट करेगा इसके पर यूनिट एरिया पे, तो R बाई ए हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू हम कह सकते हैं P इंटू ए के। R इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ए के, यानी जो प्रेशर गैसेस का जो प्रेशर होगा वो इसके रिएक्शन फोर्स जो इसका गैस के मालिक्यूल्स का जो रिएक्शन फोर्स होगा जो इसके पिस्टन के पर यूनिट एरिया पे नॉर्मली एक्ट करेगा, वही रिएक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ द पिस्टन इज नोन एज द प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस के प्रेशर के रूप में कार्य करेगा। यानी P इज इक्वल टू हम कह सकते हैं नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, यानी नॉर्मल फोर्स का वर्क कौन करेगा, R रिएक्शन फोर्स कार्य करेगा, R बाई ये हो जाएगा, R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P इंटू ए के। ठीक है, अब हम यहाँ से वर्क डन निकालते हैं। जब पिस्टन हमारा यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगा, पिस्टन हमारा यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगा, यानी डीएल डिस्टेंस पे डिस्प्लेस होगा, तो हमको वर्क डन प्राप्त होगा। मैकेनिकली अगर हम समझें तो वर्क डन हमको प्राप्त होगा dW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी F इंटू DL के। ठीक, F इंटू DL हो जाएगा, या यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है या यानी कि जो ये वर्क डन है, यहाँ वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं, इसलिए DW कंसीडर करेंगे। ठीक ना, dW इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू DL के। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं dW इज इक्वल टू F इज इक्वल टू, देखिए R इज इक्वल टू क्या है, F है, R इज इक्वल टू F कब है, जब पिस्टन हमारा क्या है डीएल डिस्टेंस पे मूव करके इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F के बराबर हो जाएगी, और R की वैल्यू क्या है, P इंटू ए के बराबर है। तो dW इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, यहाँ देखिए हम चूंकि जानते हैं R इज इक्वल टू होता है F के, यानी F की वैल्यू R के बराबर होगी, और R बराबर हम जानते हैं P इंटू ए के। इम्प्लाइज दैट हम यहाँ F के स्थान पे R ले सकते हैं और R के स्थान पर P A रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा P A इंटू DL के। इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं dW इज इक्वल टू हो जाएगा P A इंटू DL के, या P हमारा हो गया प्रेशर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, P तो हमारा हो गया प्रेशर, A इंटू DL, A क्या है, A हमारा A क्या है, A इसकी एरिया है, किसकी, पिस्टन की क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और DL क्या है, DL इसकी हाइट है, यानी कहने का मतलब ये ब्रीथ है इसकी थिकनेस है। तो यहाँ कहने का मतलब एरिया में जब हम थिकनेस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया में जब हम DL लेंथ से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरिया हमको पता है, एरिया में हमने DL थिकनेस से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो DL थिकनेस से मल्टीप्लाइड करने पे हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो A इंटू DL को हम लिख सकते हैं
dv की, चूंकि यहाँ हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, कह सकते हैं a इंटू dl, ठीक, p dv हो जाएगा। अब यहाँ से हमको यही वर्क डन हमको प्राप्त हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन यानी dl डिस्प्लेसमेंट जब हमको प्राप्त होगा तो dl डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया कार्य जो वर्क डन हमको प्राप्त होगा सिस्टम के द्वारा, वो वर्क डन हमको सिस्टम पे कितना वर्क डन प्राप्त होगा, p इंटू dv के बराबर हमको वर्क डन प्राप्त होगा यहाँ पे, ठीक। ए जहाँ dv इज इक्वल टू ए इंटू डी एल, यानी ए हमारी एरिया है, एरिया में जब हम थिकनेस का यानी इस डी एल का, डी एल यहाँ क्या है, इसकी थिकनेस होगी, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिस्टम का वॉल्यूम मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब सिस्टम पे हम जब सिस्टम हमारा डीएल डिस्प्लेस यानी कि सिस्टम की जो हम पिस्टन लगाए हैं, जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं और पिस्टन हमारा क्या है, डीएल डिस्प्लेस्ड करता है, तो हमको वर्क डन कितना प्राप्त होता है, P इंटू डी वी के बराबर, यानी पिस्टन के यानी सिस्टम के वॉल्यूम में डी की चेंजिंग होती है, और जब डी की चेंजिंग होती है तो वर्क डन हमको, यानी देखिए पिस्टन की बाउंड्री क्या है, पहले बाउंड्री ये थी, ये बाउंड्री डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गई, यानी ये बाउंड्री देखिए यहाँ पहुँच गई, ये पिस्टन हमारा ये था ना, ये हमारा पिस्टन क्या है, पिस्टन की बाउंड्री यहाँ आ गई, बाउंड्री डिस्प्लेस करती है सिस्टम की, और बाउंड्री जब डिस्प्लेस करेगा तो हमको वर्क डन प्राप्त होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमको मिल जाता है P इंटू डी वी के, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, P इंटू डी वी के हमने माना है, हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं सिंपली, हमने यहाँ गैस का प्रेशर माना है, P है, हम P और dv के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं, P और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं, हम ये मान लेते हैं प्रेशर हो गया, ये हमारा हो गया वॉल्यूम के। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सिस्टम देखिए, हम मानते हैं कि यहाँ पे सिस्टम, जैसे ये तो हमारा PdV वर्क हमको मिल गया, टोटल वर्क डन कितना होगा हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट में हम मान लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम था वो V1 है, और जब पिस्टन हमारा यहाँ, पिस्टन जब हमारा यहाँ होता है तो इसका वॉल्यूम V1 होता है, जब पिस्टन हमारा डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाता है तो वॉल्यूम हम मान लेते हैं इसका V2 हो जाता है। पिस्टन जब डिस्प्लेस करके यहाँ आ जाता है तो वॉल्यूम हमारा V2 हो जाता है। तो V1 से V2 के बीच में टोटल वर्क डन कितना होगा, यानी जब पिस्टन हमारा डीएल डिस्टेंस डिस्प्लेस करता है तो डीएल डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के लिए हमको स्मॉल वर्क डन प्राप्त होता है P इंटू डी वी के। तो जब पिस्टन हमारा इस यानी कि V1 से V2 वॉल्यूम पे डिस्प्लेस करेगा, ध्यान दीजिएगा, डीवी चेंजिंग होती है, वॉल्यूम में डीवी की चेंजिंग होती है, वर्क डन हमको पीडीवी मिल रहा है। तो जब हम मान लेते हैं कि पिस्टन जब हमारा यहाँ होता है तो इसका वॉल्यूम V1 है, और जब पिस्टन हमारा यहाँ आ जाता है, यानी पिस्टन हमारा डिस्प्लेस करके यहाँ आएगा तो इसका वॉल्यूम V2 हो जाता है, ठीक। वॉल्यूम हमारा V2 हो जाता है, तो V1 से V2 के बीच में टोटल वर्क डन कितना होगा, तो टोटल वर्क डन देखिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिएगा, हम यहाँ कंसीडर करते हैं प्रेशर वॉल्यूम एक कर्व हम कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, जब हमारा यानी कि पिस्टन क्या है, यहाँ होगा इनिशियल स्टेट में होगा तो इसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम V1 है। अब यहाँ से जब ये डिस्प्लेस करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनका रिएक्शन फोर्स है, ठीक है ना, जो प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल एक्सपैंड है, गैस के मॉलिक्यूल दूर है, तो ये पिस्टन पे प्रेशर, जो इनका प्रेशर होगा, गैस का जो प्रेशर होगा जो इनके ऊपर पिस्टन के ऊपर लगेगा, वो पिस्टन के ऊपर जो कार्य करने वाला प्रेशर है वो क्या है, माइन्यूट है, तो कम होगा। यहाँ पे जब पिस्टन आपका कंप्रेस्ड होगा, जैसे जैसे पिस्टन को हम आगे बढ़ाएंगे, नहीं फोर्स अप्लाइड करेंगे, और जब जैसे जैसे गैस का वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ क्या है, इनकी जो प्रेशर है, प्रेशर का मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। जैसे जैसे इनका वॉल्यूम कम होगा, जैसे मान लीजिए कि पिस्टन को हमने डिस्प्लेस किया, पिस्टन यहाँ आ गया, या पिस्टन यहाँ, जब वॉल्यूम कम होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी के कारण इनका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा, ध्यान दीजिएगा, तो प्रेशर इनका इंक्रीज करेगा, यानी जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, यानी जब हम V1 से V2 की ओर बढ़ेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। यानी हम मान सकते हैं कि यहाँ जब पिस्टन का वॉल्यूम V1 होगा तो हम मान लेते हैं प्रेशर P1 होगा, और जब वॉल्यूम V2 होगा तो प्रेशर हम मान लेते हैं P2 होगा। प्रेशर यहाँ हम मान लेते हैं P2 होगा, जब वॉल्यूम हमारा V2 होगा तो प्रेशर हम P2 मानते हैं, क्यों, क्योंकि P1 यहाँ देखिए प्रेशर चेंज हो रहा है, जब यहाँ पिस्टन हमारा V1 वॉल्यूम पे होगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनकी कम होगी, और प्रेशर यहाँ क्या होगा, कम, गैस के मॉलिक्यूल दूर रहेंगे तो यहाँ प्रेशर कम होगा। जैसे जैसे इनका वॉल्यूम कम होता जाएगा, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते यानी फोर्स बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जब यानी कि
गैस जो पिस्टन यानी गैस हमारा इनिशियल स्टेट में होता है, यानी जब गैस का वॉल्यूम V1 होता है तो प्रेशर उसका P1 होता है, और जब गैस का वॉल्यूम यानी पिस्टन को जब डिस्प्लेस करते हैं और गैस का वॉल्यूम हमारा V2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है, तो प्रेशर हमारा बढ़ के P2 हो जाता है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं, देखिए हमको इस पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट पे हमको गैस का वॉल्यूम और प्रेशर दोनों मिल गया, यानी प्रेशर और वॉल्यूम दो प्रॉपर्टीज हमको मिल गए। जो प्रेशर वॉल्यूम मिल गया तो हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। हमने आपको बताया है कि सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कम से कम हमको दो प्रॉपर्टीज की का नोन होना जरूरी है। कम से कम दो प्रॉपर्टी हमको पता रहेंगे तो किसी भी सिस्टम को किसी पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेट में सिस्टम का वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि जब हमने कहा कि हम प्रेशर या फोर्स अप्लाइड करते हैं, पिस्टन हमारा आगे की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा और तब तक मूव करता रहेगा, हमने मान लिया, और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि इक्वल और अपोजिट फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड ना हो। जब ये इक्वल और अपोजिट फोर्स इसके ऊपर कार्य करेगा, यानी जो F फोर्स है, जब इसके बराबर कोई रिएक्शन फोर्स कार्य करेगा तब पिस्टन हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब जब R की वैल्यू F की वैल्यू रिएक्शन फोर्स यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, F के अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स कार्य करेगा, जब उसकी वैल्यू फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगी तो पिस्टन हमारा क्या होगा, रुक जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि पिस्टन हमारा डीएल डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है, उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। कब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, जब R की वैल्यू F के बराबर होगी, या इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं R माइनस F इक्वल टू 0 होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं समेशन ओवर F इक्वल टू जब 0 होगा तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, यानी पिस्टन हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। जब पिस्टन हमारा डीएल डिस्टेंस डिस्प्लेस करता है तो पिस्टन जब डीएल डिस्टेंस डिस्प्लेस करेगा तो हमको वर्क डन कितना प्राप्त होगा, तो dW इक्वल टू स्मॉल डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं इसलिए हम स्मॉल वर्क डन लेंगे। dW इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारा हो गया F, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ DL, F इंटू DL हमने कंसीडर कर लिया। ध्यान दीजिएगा, F डॉट DL जनरली हम जानते हैं F डॉट DL इक्वल टू ओपन करेंगे तो F DL cos थीटा होता है, F DL cos थीटा होता है। यहाँ F DL ही क्यों लिया, यहाँ देखिए थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, उसके फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फोर्स का डायरेक्शन भी ये है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ये है, यानी सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल हमारा होगा 0। अगर यही जैसे कि हमारा फोर्स इधर लगता है और डिस्प्लेसमेंट ये होता तो एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता, ठीक है। तो यहाँ क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए dW इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही कंसीडर करेंगे, F इंटू DL ही लेंगे। समझ में आ रहा है ना, F इंटू DL लेंगे। अब यहाँ देखिए F की वैल्यू, F इक्वल टू क्या है, रिएक्शन फोर्स F का मान हमारा, यानी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट DL हमारा तभी प्राप्त होगा, यानी DL तभी होगा जब R की F की वैल्यू क्या होगी, R के बराबर होगी, R इक्वल टू F होगा, R इक्वल टू F होगा। और हम यहाँ जानते हैं कि जो प्रेशर यहाँ अप्लाइड होगा गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जो प्रेशर होगा वो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होगा। नॉर्मल फोर्स का वर्क कौन करेगा, यही रिएक्शन फोर्स जो पिस्टन को इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए रोकेगा, यानी DL डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होने के बाद रोकेगा, वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ नॉर्मल फोर्स का कार्य करेगा। नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, या R इक्वल टू PA हो जाएगा। तो यहाँ R के स्थान पे यानी F के स्थान पर हम R रख सकते हैं और R के स्थान पे PA रख सकते हैं, PA इंटू DL होगा। एरिया में थिकनेस यानी DL हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी एरिया है, एरिया में इसकी मोटाई का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। dW इक्वल टू हमको मिल गया P प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज D भी मिल गया, ठीक है। नेट वर्क डन क्या होगा, जब हम पिस्टन हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो, यानी हम मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम इसका V2 है, तो V1 से V2 जाने पे इसको हमको नेट वर्क डन कितना मिलेगा, इसको निकालने के लिए हम यहाँ कंसीडर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इसको PV ग्राफ में अगर बनाने के लिए हम यहाँ कंसीडर करेंगे कि PdV का नेट वर्क डन हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यदि जब पिस्टन हमारा यहाँ होता है, इनिशियल स्टेट में होता है, तो उसका वॉल्यूम V1 है, और जब पिस्टन हमारा डिस्प्लेस करके यहाँ आएगा तो हम मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V2 हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब पिस्टन हमारा इनिशियल स्टेट में होगा तो जो इसके मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे उनके बीच, उनके ऊपर लगे, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, और यहाँ पे पिस्टन के ऊपर अप्लाइड जो फोर्स हो यानी प्रेशर होगा, गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होगा वो बहुत ही कम होगा इन इनिशियल स्टेट। लेकिन जैसे हम इनिशियल से फाइनल की ओर बढ़ने लगेंगे, यानी V1 से V2 की ओर आएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जब हम आगे यानी कि गैस के मॉलिक्यूल, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैस के मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस है, वो क्या होगा, जैसे जैसे पिस्टन आगे आएगा गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से समीप आते जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे पिस्टन पे अप्लाइड प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। यानी पिस्टन पे यहाँ जो प्रेशर होगा वो
कम होगा यानी कि लो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो पिस्टन जो इनिशियल स्टेट में होगा तो प्रेशर कम होगा, और जैसे जैसे पिस्टन हमारा V2 की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करता हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि V1 यानी कि इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर P1 है। डिफरेंस पे अलग अलग प्रेशर है कि नहीं। यहाँ देखिए गैस के मालिक्यूल, यहाँ पे गैस के मालिक्यूल इतनी दूर में रहेंगे यानी दूर दूर रहेंगे, प्रेशर कम होगा। लेकिन यहाँ पे जब पिस्टन हमारा यहाँ आ जाएगा तो गैस के मालिक्यूल क्या होंगे, जब पिस्टन हमारा यहाँ होगा, ध्यान दीजिए, पिस्टन हमारा यहाँ आ जाएगा, पिस्टन यहाँ होगा तो गैस के मालिक्यूल इसी में होंगे, और जब गैस के सारे मालिक्यूल, ये जो मालिक्यूल एक्सपैंड है, जब इसमें आ जाएंगे तो उनके बीच की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और प्रेशर इंक्रीज करने के कारण यहाँ का प्रेशर अलग होगा, यहाँ का प्रेशर अलग होगा। तो हमने मान लिया कि इनिशियल स्टेट में जब सिस्टम हमारा होता है तो उसका प्रेशर P1 होता है, और फाइनल स्टेट में जब सिस्टम हमारा होता है तो उसका प्रेशर P2 होता है। अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब V1 वॉल्यूम है तो प्रेशर हमको P1 मिल गया, यानी हमको P1 और V1 यानी इनिशियल स्टेट में हमको प्रेशर और वॉल्यूम दोनों मिल गए। हम इनिशियल स्टेट को आसानी से किसी भी सिस्टम के लिए डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमको प्रेशर और वॉल्यूम, हमको दो प्रॉपर्टीज नोन हो गई। हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को पर्टिकुलर स्टेट में, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन करने के लिए हमको कम से कम उसकी दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो हमको दो प्रॉपर्टीज मिल गई, इनिशियल स्टेट में हमको उसका प्रेशर और वॉल्यूम मिल गया, फाइनल में उसका प्रेशर और वॉल्यूम मिल गया। तो हम आसानी से सिस्टम को इनिशियल टू फाइनल डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट में होगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर लो होगा, एंड वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। यानी कहने का मतलब प्रेशर लो, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। यानी जब हमारा ये, इसको हम मान लेंगे वॉल्यूम V1 है, और ये इस पॉइंट पे हमारा जो प्रेशर होगा वो लो होगा, यानी P1 है। ठीक, अब सिस्टम हमारा क्या है, V1 से यानी इस प्रेशर से यहाँ इनिशियल से फाइनल स्टेट में यहाँ कहीं जाएगा। हम मान लेते हैं इसको स्टेट 1 मान लेते हैं, इसको स्टेट 2 मान लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या होगा, जब गैस का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से जब इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाएगा प्रेशर हमारा हो जाएगा P2। ये हमारा हो गया प्रेशर P2 हो जाएगा यहाँ, और उसके बाद वॉल्यूम यहाँ के केस में जब हम कंसीडर करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा V2, वॉल्यूम हो जाएगा V2, यानी हमारा सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये जो कॉन्टिन्यूअस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये इनिशियल से जब फाइनल स्टेट में हमारा सिस्टम पहुंचेगा, इनिशियल से फाइनल स्टेट में सिस्टम हमारा पहुंच गया। इनिशियल में उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, प्रेशर कम मिनिमम होता है, प्रेशर लो होता है, और जैसे जैसे वॉल्यूम आपका डिक्रीज करता जाएगा प्रेशर आपका इंक्रीज करता जाएगा। वॉल्यूम V1 से डिक्रीज करके V2 हो जाता है, और प्रेशर P1 से इंक्रीज करके P2 हो जाता है। अब यहाँ सिस्टम हम कंसीडर करें, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ किसी इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा कोई एक एलिमेंट हम कंसीडर करें, कोई एलिमेंट हम कंसीडर करें, तो ये हमारा जो होगा, यहाँ देखिए ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक्सचेंज हो रहा है, तो ये इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं कि dV इसकी थिकनेस है। इसकी थिकनेस हमने मान लिया कि ये जो इसकी थिकनेस है वो इसकी थिकनेस हमने मान लिया dV है। ठीक, dV है, और ये हमारा प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो ये हमने मान लिया ये हमारा प्रेशर है P, ये हमारा प्रेशर है P। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में, यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में इस प्रकार के ढेर सारे एलिमेंट होंगे, तो इसका हम देख रहे हैं कि जो प्रेशर P है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमने मान लिया कि ये प्रेशर इसका P है, यानी कहने का इसकी हाइट जो है वो हम देखिए P ग्राफ में है, इसलिए इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका ब्रीथ है यानी थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस वॉल्यूम ग्राफ पे है, इसलिए इसको हम dV मान लेते हैं। यानी इसकी एरिया अगर हम कंसीडर करें तो P dV इसकी क्या होगी, एरिया होगी। एरिया इज इक्वल टू, हम जानते हैं ना, लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ इनटू ब्रीथ होते हैं। इस पॉइंट पे, अगर इस इंटरमीडिएट स्टेज, इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कंसीडर करें, एक एलिमेंट कंसीडर करें जिसकी थिकनेस dV है और हाइट उसकी P है, तो इसकी एरिया कितनी होगी, P dV हमको क्या देगी, इसकी एरिया देगी। और इस प्रकार के एलिमेंट स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में इस प्रकार से ढेर सारे एलिमेंट होंगे। तो उन सारे एलिमेंट्स की एरिया को अगर जोड़ दिया जाए, उन सारे एलिमेंट्स की एरिया को जोड़ दिया जाए, तो सारे एलिमेंट्स की जो टोटल एरिया होगी वही हमारा क्या होगा, यहाँ स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच के सारे एलिमेंट्स की एरिया को जब हम जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा P dV के, वही हमारा इंटीग्रेशन ऑफ P dV कहा जाएगा, वही हमारा इंटीग्रेशन ऑफ P dV कहा जाएगा। यानी अगर यहाँ से हम कंसीडर करें कि टोटल वर्क डन अगर हम निकालें या टोटल वर्क ट्रांसफ़र की बात करें, तो टोटल वर्क ट्रांसफ़र क्या होगा, इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख रहे हैं प्रेशर, यहाँ से इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में हम कंसीडर करें तो प्रेशर और वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dW हो जाएगा, या इंटीग्रेट कर देंगे, या इंटीग्रेशन ऑफ
पीडीवी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी यानी कहने का मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में जो पीडीवी होगा, यानी पीडीवी जो हमारा ये वर्क डन है, वर्क डन को क्या करें, इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको टोटल वर्क डन, टोटल वर्क ट्रांसफर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देखते हैं, देखिए यहाँ सिस्टम का वॉल्यूम V1 है और यहाँ वॉल्यूम V2 है। इनिशियल से फाइनल स्टेट में जब हम जाते हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 में, तो हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ कंसीडर किया स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में अगर हम किसी एलिमेंट को कंसीडर करें तो ये पीडीवी जो हमारा होगा, पीडीवी हमारा इस एलिमेंट की एरिया देगा। इसी प्रकार से ढेर सारे एलिमेंट यहाँ से यहाँ के बीच में आएंगे, तो अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारी एलिमेंट्स की एरिया को जोड़ दें तो हमारा क्या होगा, सारे एलिमेंट्स की एरिया को जोड़ें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी के बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी के बराबर होगा। इसलिए हम इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी को क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी को हम कह सकते हैं एरिया यहाँ से कह सकते हैं एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। जो पीवी डायग्राम हमारा बना इनिशियल टू फाइनल स्टेट या फॉर ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस के लिए, यानी इनिशियल स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में ये जो पाथ है, यही पाथ हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 से जिस पाथ से होके जाते हैं, इसी पाथ को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में अगर हम ये कंसीडर कर लें, ये कंसीडर करें, ये एक एलिमेंट पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो ये एलिमेंट पॉइंट जो हमारा होगा, इसका हमने ये मान लिया थिकनेस dv है, ये हमने मान लिया इसका हाइट t है, तो अगर हम इसकी एरिया कंसीडर करें तो इस एलिमेंट्री पॉइंट का एरिया होगा pdv के बराबर। इस प्रकार से स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में, इस पूरे प्रोसेस के बीच में ढेर सारे एलिमेंट्री पॉइंट होंगे, तो सारे एलिमेंट्री पॉइंट्स की अगर एरिया को जोड़ दिया जाए तो उनकी एरिया को जब हम जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, उनकी एरिया को पीडीवी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच में हम क्या करेंगे, स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में जितने एलिमेंट्री पॉइंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्री पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो हम स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में उनको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यानी इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी जो हमारा होगा, स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच की जितने भी एलिमेंट्री पॉइंट होंगे उनकी एरिया के बराबर होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया ऑफ पीडीवी के, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, फॉर ए प्रोसेस। सिंपल, समझ में आया कि नहीं। dw इज इक्वल टू पीडीवी हमको मिला। नेट वर्क डन जब हम निकालेंगे स्टेट 1 से स्टेट 2 के, यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में, तो नेट वर्क डन क्या होगा, तो जो वर्क डन हमको प्राप्त है उसको इनिशियल से फाइनल लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से तक के लिए पीडीवी है, इसी प्रकार से पीडीवी यहाँ होगा, पीडीवी यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इनिशियल से फाइनल के बीच में हम उसको क्या करेंगे, सबको जोड़ दें, हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन टोटल वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी टोटल वर्क डन, dw का इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल वर्क हमको मिल जाएगा, यानी इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में वर्क डन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ pdv के बराबर हो गया। यानी नेट वर्क डन जब हम निकालेंगे तो इनिशियल से फाइनल स्टेट में हम pdv को क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। देखिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, डीएल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हमको मिलता है pdv के बराबर। इस प्रकार से ऐसे डिस्प्लेसमेंट हम निकालते जाएंगे, यहाँ भी पीडीवी मिलेगा, यहाँ भी पीडीवी मिलेगा, यहाँ भी पीडीवी मिलेगा, यहाँ भी पीडीवी मिलेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के में, यानी V1 से V2 के बीच में अगर हम पीडीवी को क्या करें, जोड़ दें, तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो टोटल वर्क ट्रांसफर इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw या इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी के बराबर। अब इसके आधार पर जब हम पीवी डायग्राम बनाते हैं तो पीवी डायग्राम में हमको ये सिद्ध हो जाता है, पीवी डायग्राम हमारा ये बताता है कि जब हमारा सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में, यानी कि स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाएगा, यानी जब सिस्टम हमारा स्टेट इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 में जाएगा, यानी V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम में जाएगा, तो उसके द्वारा जो वर्क डन हमको प्राप्त होगा, वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, यानी पीवी डायग्राम की जो एरिया हमको प्राप्त होगी स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच की जो एरिया होगी, यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच की एरिया क्या है, यही एरिया है। तो ये जो एरिया हमारी होगी, ये जो एरिया होगी, यही हमारा टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगी। यानी इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, या हम कह सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द टोटल वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम, द टोटल वर्क डन फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम फॉर ए प्रोसेस इज इक्वल टू द एरिया अंडर पीवी डायग्राम, यानी एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के लिए ये क्या है, जो एरिया होगी पीवी डायग्राम के अंतर्गत जो एरिया हमको प्राप्त होगी, यही एरिया हमारा क्या होगा,
टोटल वर्क डन होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, 10 फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम द टोटल वर्क डन, for 10 for a closed system the total work done for a process is equal to the area under PV diagram। ठीक है, 10 फॉर ए क्लोज सिस्टम द टोटल वर्क डन फॉर ए प्रोसेस इज इक्वल टू द एरिया अंडर प्रीवी डायग्राम। प्रोसेस यानी प्रोसेस, अभी हम कई प्रकार के प्रोसेस पढ़ेंगे, यानी क्लोज सिस्टम के लिए अलग अलग प्रोसेस में हम आपको डिस्कस करेंगे वर्क डन को, लेकिन हमने यहाँ क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी के बराबर होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी हमारा क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी हमारा होता है एरिया ऑफ पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, या कह सकते हैं एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस। यानी पीवी डायग्राम प्रेशर और वॉल्यूम कर्व पे जो हमारा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच की जो टोटल एरिया होगी वही टोटल एरिया हमारी क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन का कार्य करेगी, यानी वही टोटल एरिया हमारी वर्क डन कही जाएगी। इसलिए हमने यहाँ लिखा 10 फॉर ए क्लोज सिस्टम द टोटल वर्क डन फॉर ए प्रोसेस, यानी किसी भी प्रोसेस के लिए जो टोटल वर्क डन होगा इज इक्वल टू द एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, यानी पीवी डायग्राम के अंतर्गत जो भी एरिया है, जैसे यहाँ इनिशियल स्टेट 1 से इनिशियल स्टेट 2 के बीच की जो एरिया है, इस एरिया के अंतर्गत ये जो एरिया है ये टोटल एरिया हमारा पीवी, यानी ये टोटल एरिया हमारा क्या होगा, वर्क डन कहा जाएगा फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में जैसे जैसे हम प्रोसेस बदल देंगे तो प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हमारा वर्क डन चेंज हो सकता है, एरिया बदल सकती है, लेकिन यहाँ हम कंसीडर करेंगे सिंपली, यानी किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए किसी प्रोसेस के लिए जो एरिया होगी, एरिया अंडर पीवी डायग्राम जो हमको होगा, यानी प्रेशर वॉल्यूम अगर हमको पता रहे, प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम अगर हमको पता रहे, यानी प्रेशर पता रहे, वॉल्यूम पता रहे इनिशियल स्टेट में, यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट में, यानी अगर हमको प्रेशर और वॉल्यूम पता रहे तो प्रेशर वॉल्यूम की सहायता से हम उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं और इनिशियल से फाइनल के बीच के टोटल वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं। यानी प्रेशर वॉल्यूम एक्सप्रेशन अगर हमको पता रहे तो हम इस फार्मूले में रख के टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं सिस्टम का इनिशियल टू फाइनल स्टेट के बीच में। इनिशियल टू फाइनल स्टेट में किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, यानी पीवी डायग्राम के अंतर्गत जो भी एरिया, जो भी क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, क्लोज सिस्टम का वर्क डन होगा किसी भी प्रोसेस के लिए फॉर ए प्रोसेस, यानी किसी प्रोसेस के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हमें उम्मीद है कि आपको क्लोज सिस्टम का वर्क डन समझ में आ गया होगा। वर्क डन dW=F/dl हुआ। सबसे पहले हमने माना कि ये हमारा कोई क्लोज सिस्टम है, ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन की क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, हम एक F फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने माना जब F फोर्स अप्लाई करते हैं तो सिस्टम हमारा DL डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेस होगा, DL डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करेगा और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि इसके ऊपर F फोर्स के इक्विवेलेंट कोई रिएक्शन फोर्स कार्य नहीं करेगा। और वह रिएक्शन फोर्स जो होगा वो गैस के प्रेशर के अकॉर्डिंगली होगा, यानी प्रेशर, जैसे प्रेशर क्या होगा वो रिएक्शन फोर्स नॉर्मली एक्ट करेगा इन द पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, पिस्टन की पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नॉर्मली एक्ट करेगा। तो वही जो रिएक्शन फोर्स होगा जब भी अप्लाइड फोर्स के इक्विवेलेंट होगा तो पिस्टन हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट में आ जाएगा। यानी हमने मान लिया कि DL डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है। ठीक, तो जब DL डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा तो DL डिस्टेंस जब ये ट्रेवल कर लेगा तो R की वैल्यू क्या होगी, यानी जो रिएक्शन फोर्स है गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन फोर्स कार्य करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, R=F के बराबर हो जाएगी, R=F हो जाएगी, R - F=0, यानी समेशन ओवर F=0, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। कब, जब पिस्टन हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, यानी DL डिस्टेंस फॉलो कर लेगा, उसके बाद पिस्टन हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई होगा। तो पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्या होगा कि यहाँ प्रेशर = हम जानते हैं नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। एरिया हमारी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया तो A है, लेकिन नॉर्मल फोर्स का वर्क का कार्य कौन करेगा, नॉर्मल फोर्स का कार्य करेगा यही रिएक्शन फोर्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा रिएक्शन फोर्स पिस्टन पे कार्य करता है। तो P हो जाएगा नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, या नॉर्मल फोर्स R हो जाएगा P × A। अब हमने यहाँ से निकाला वर्क डन हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा कितना है, F है, डिस्प्लेसमेंट कितना
कितना इस या फोर्स के कारण अप्लाइड होता है, डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड होता है या फोर्स के कारण dl F इंटू डी हो जाएगा। F की वैल्यू क्या है, ऑन द इन इक्विलिब्रियम पोजीशन R इज इक्वल टू होगा F के, तो F के स्थान पे हम R रख सकते हैं और R की वैल्यू PA होगी, तो R के स्थान पे हमने PA रख दिया, PA इंटू DL। ये हमारी एरिया है, DL इसका थिकनेस है, एरिया में थिकनेस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको वॉल्यूम मिलेगा, dW इज इक्वल टू होगा प्रेशर इंटू dV, P इंटू dV के, ठीक है। यही हमारा वर्क डन हो जाएगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DL। टोटल वर्क डन अगर हमको निकालना है तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इसका फाइनल वॉल्यूम यानी सिस्टम का टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इनिशियल स्टेट में जब पिस्टन हमारा यहाँ होता है तो वॉल्यूम उसका V1 होता है, पिस्टन हमारा जब मूव करके यहाँ पहुँचता है तो इसका वॉल्यूम V2 हो जाता है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, इसको प्राप्त करने के लिए हम यहाँ मानते हैं कि जब पिस्टन हमारा यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो टोटल वर्क डन V1 से V2 के बीच में V1 से यानी जब DL डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस होता है तो वर्क डन हमको मिलता है P इंटू dV के बराबर। इसी प्रकार से DL डिस्टेंस इधर इधर यानी कि इस प्रकार से DL डिस्टेंस डिस्प्लेस करता जाएगा, सारे DL डिस्टेंस पे जितना ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ फाइंड होगा उनको सबको जोड़ दिया जाए तो हमको नेट वर्क डन मिल जाएगा V1 से यानी इनिशियल टू फाइनल स्टेट। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस PdV को यहाँ से इनिशियल टू फाइनल इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन टोटल वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV के। अब यहाँ हम इसी ग्राफ को PV ग्राफ को हम यहाँ एक ग्राफ में बनाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से देखिए V1 इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम मिल गया है। इसकी सहायता से हम देखते हैं कि जब सिस्टम हमारा V1 पे होगा यानी पिस्टन हमारा V1 वॉल्यूम पे होगा तो प्रेशर यहाँ देखिए, जब पिस्टन हमारा V1 वॉल्यूम पे होगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंसिंग पोजीशन में रहेंगे, एक्सपेंडिंग पोजीशन में रहेंगे और एक्सपेंडिंग पोजीशन में रहेंगे, एक्सपेंशन में रहेंगे। तो उनके गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन यानी जो गैस के मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस है वो क्या होगा, स्पेस दूर दूर होगा, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो यहाँ का प्रेशर कम होगा। जैसे जैसे पिस्टन हमारा आगे बढ़ता जाएगा ना V1 से V2 की ओर जाएगा, जैसे जैसे पिस्टन हमारा V1 से V2 जाएगा तो V1 से V2 की ओर जाएगा, वैसे वैसे गैस के मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस कम होता जाएगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, एनर्जी बढ़ने के कारण प्रेशर क्या होगा, एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वॉल्यूम जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बदलता जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा पिस्टन पे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से P1 यहाँ प्रेशर क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड रहेंगे तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पे V2 पे जब गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे तो प्रेशर बदल जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर हम मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर P1 हो जाता है P1 और यहाँ फाइनल प्रेशर हम मान लेते हैं P2 हो जाता है। अब हमको इनिशियल स्टेट में हमको प्रेशर भी पता हो गया, वॉल्यूम यानी इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम V1 से V2 की ओर जाता है और प्रेशर P1 से P2 की ओर जाता है, वॉल्यूम V1 से घट के V2 हो जाता है, प्रेशर P1 से बढ़ के P2 हो जाता है। तो यहाँ हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी सिस्टम के को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन करने के लिए हमको मिनिमम दो प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता होती है और हमको दो प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है P1 और V1। तो इनकी सहायता से हम इसको एक PV डायग्राम में डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने एक डायग्राम बनाया, प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड एक ग्राफ बनाए हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट में होगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा इन कंपैरिजन टू P2। फाइनल स्टेट के प्रेशर कम होगा लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम इंक्रीज यानी वॉल्यूम अधिक होगा, हाई वॉल्यूम होगा, लो प्रेशर होगा। तो हाई वॉल्यूम और लो प्रेशर हम मान लेते हैं कि हमारा सिस्टम यहाँ कहीं होगा। यहाँ प्रेशर देखिए लो है, वॉल्यूम यहाँ हाई है, ठीक। जब पिस्टन हमारा क्या होता है कि इनिशियल टू फाइनल जाता है तो वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज करता है, धीरे धीरे वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा और जब पिस्टन हमारा फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम मिनिमम होगा। तो प्रेशर सिस्टम हमारा यहाँ पहुंचता है जहाँ प्रेशर हमारा मैक्सिमम P1 से बढ़ के P2 हो जाता है और वॉल्यूम V1 से घट के V2 हो जाता है, ठीक। इस प्रकार से हम यहाँ एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर, एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करते हैं, एक एलिमेंट्री पॉइंट लेते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट स्टेट पे, एक एलिमेंट्री पॉइंट लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इस एलिमेंट्री पॉइंट का जो थिकनेस है dV है और इसकी जो हाइट है P है, तो इसकी एरिया कितनी होगी, P और dV का जो मल्टीप्लीकेशन होगा PdV हमको इसकी इस एलिमेंट्री पॉइंट की एरिया देगा। इस प्रकार से इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 के बीच में ए लार्ज हमारा कई एलिमेंट्री पॉइंट्स होंगे, कई एलिमेंट्री पॉइंट्स होंगे। इस प्रकार से PdV, इस प्रकार से ढेर सारे एलिमेंट्री पॉइंट्स यहाँ से यहाँ के बीच में होंगे। इन सारे एलिमेंट्री पॉइंट्स की एरिया को अगर हम
जोड़ दें हमको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच का कि टोटल एरिया मिल जाएगी। यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच की जो टोटल एरिया होगी उसको रिप्रेजेंट अगर करें तो इस PdV एरिया को क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल के बीच में हमको इंटीग्रेट करेंगे। यानी इंटीग्रेशन ऑफ PdV हमको क्या देगा, एरिया, टोटल एरिया दे देगा। वो एरिया ऑफ PV डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच की इस प्रोसेस के लिए जो एरिया हमारे PV डायग्राम की होगी, यानी जो PV डायग्राम की ये जो एरिया होगी जो हमने शेडेड पार्ट में दिखाया आपको, ये जो एरिया होगी यही हमारा क्या होगा, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ PdV की वैल्यू होगी। और इंटीग्रेशन ऑफ PdV हमारा क्या है, टोटल वर्क डन है। यानी किसी भी सिस्टम का अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन किसी भी सिस्टम का फॉर ए प्रोसेस, फॉर ए क्लोज सिस्टम, द टोटल वर्क डन फॉर ए प्रोसेस इज इक्वल टू द एरिया अंडर PV डायग्राम। यानी PV डायग्राम के अंतर्गत जो भी एरिया आएगी वही एरिया उस फॉर ए क्लोज सिस्टम एंड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए उसका क्या होगा, टोटल वर्क डन कहा जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा द फॉर ए क्लोज सिस्टम द टोटल वर्क डन फॉर ए प्रोसेस इज इक्वल टू द एरिया अंडर PV डायग्राम। क्योंकि हमने यहाँ देखिए नेट वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ DW की वैल्यू हमको मिली कितनी है, इंटीग्रेशन PdV, और इंटीग्रेशन PdV क्या है, एरिया अंडर PV डायग्राम फॉर ए प्रोसेस। यानी किसी प्रोसेस के लिए PV डायग्राम के अंतर्गत जो एरिया होगी वही हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV की वैल्यू होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फॉर ए क्लोज सिस्टम द वर्क डन, द टोटल वर्क डन फॉर ए प्रोसेस इज इक्वल टू द एरिया अंडर PV डायग्राम। यानी PV डायग्राम के अंतर्गत जो एरिया आएगी वही एरिया टोटल वर्क डन होगी फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। अब अलग अलग प्रोसेस में जो वर्क डन हमारा होगा वो अलग अलग हमको प्राप्त होगा। ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले जब हम वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम हमको मिल गया तो वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम हमको क्या मिला, वर्क डन हमको मिला नेट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV मिला। यानी नेट वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम हमको मिला एरिया अंडर PV डायग्राम। ठीक ना। यानी PV डायग्राम के अंतर्गत जो एरिया आएगी वही हमारा नेट वर्क डन होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ PdV के बराबर होगा। अब हम यहाँ साइन कन्वेंशन देखते हैं कि हम वर्क डन जो हम प्राप्त करेंगे उसको हम कब पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे। ठीक, यहाँ देखिए वर्क डन कब हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और कब निगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। जब सिस्टम हमारा एक्सपैंड करे, यानी जब सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस हो, और डिस्प्लेस होने पे सिस्टम की बाउंड्री क्या हो, एक्सपैंड हो। जब सिस्टम की बाउंड्री एक्सपैंड होगी यानी कहने का मतलब सिस्टम का जो वर्क है, जो एनर्जी है वो क्या है, सिस्टम टू सराउंडिंग ट्रांसफ़र हो। जब सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगी तो वर्क डन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन हमको पॉजिटिव कब मिलेगा, जब सिस्टम की बाउंड्री क्या हो, एक्सपैंड हो, तो इसको हम कहेंगे। और जब सिस्टम की बाउंड्री कॉम्प्रेस्ड हो, सिस्टम की बाउंड्री कॉम्प्रेस्ड हो यानी कहने का मतलब जैसे पहले सिस्टम ये था अब सिस्टम ये हो गया। ठीक, यानी सिस्टम की बाउंड्री कॉम्प्रेस्ड हो यानी कहने का मतलब जो वर्क है वो क्या हो, सिस्टम के अंदर यानी सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क किया जाए। सराउंडिंग से जब सिस्टम पे वर्क किया जाएगा यानी सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम को दी जाएगी। जब सिस्टम से सराउंडिंग को एनर्जी दी जाएगी, सराउंडिंग को हम प्रेशर करेंगे, यानी कहने का मतलब है सिस्टम से वर्क हमारा क्या होगा, सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगा, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी निगेटिव कहा जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया? यहाँ ध्यान दीजिए। सिस्टम, जैसे हमने ये सिस्टम है, सिस्टम जब एक्सपेंड, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सपेंशन वर्क। इसको हम एक्सपेंशन वर्क कहते हैं, इसको कॉम्प्रेशन वर्क कहते हैं, कॉम्प्रेशन वर्क कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब सिस्टम जो हमारा वर्क है, जब ये एक्सपेंशन वर्क यानी जब सिस्टम की बाउंड्री एक्सपैंड करे यानी सराउंडिंग की ओर ट्रांसफ़र हो, यानी वर्क हमारा क्या हो, सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफ़र हो। यानी जब वर्क डन सिस्टम से प्राप्त हो, जब वर्क डन हमको सिस्टम से सराउंडिंग को प्राप्त हो, यानी वर्क ट्रांसफ़र क्या हो, सिस्टम से सराउंडिंग को हो। जब सिस्टम से सराउंडिंग को वर्क ट्रांसफ़र होगा ये तब हमारा क्या होगा, यानी जो फोर्स हो सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए। जब सिस्टम से वर्क हमको प्राप्त होगा तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा, यानी तब हम वर्क डन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यानी धनात्मक लेंगे। और जब सिस्टम से नहीं, सिस्टम पर सराउंडिंग से सिस्टम को वर्क ट्रांसफ़र हो, यानी जब सिस्टम से सराउंडिंग में वर्क ट्रांसफ़र हो, यानी सिस्टम से वर्क डन हमको प्राप्त हो, सिस्टम से वर्क डन प्राप्त होगा तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब सराउंडिंग से सिस्टम में वर्क ट्रांसफ़र हो, सराउंडिंग से सिस्टम में वर्क ट्रांसफ़र हो, यानी कहने का मतलब
सिस्टम पर कार्य किया जाए, जब सिस्टम पर कार्य किया जाएगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और जब सिस्टम से कार्य किया जाएगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो जब सिस्टम से कार्य किया जाएगा यानी सिस्टम से सराउंडिंग को वर्क ट्रांसफर होगा तो सिस्टम की बाउंड्री क्या होगी, एक्सपैंड करेगी, यानी बाउंड्री में प्रसार होगा। इस प्रकार से सिस्टम की बाउंड्री क्या होगी, एक्सपैंड करेगी। जो सिस्टम की बाउंड्री एक्सपैंड करेगी तो कहने का मतलब, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन वर्क, यानी जब सिस्टम से सराउंडिंग में वर्क ट्रांसफर हो, ठीक ना, वर्क ट्रांसफर सिस्टम से हमको प्राप्त हो, वर्क प्राप्त हो, तो वर्क डन को हम पॉजिटिव लेते हैं। और जब सराउंडिंग से सिस्टम में वर्क ट्रांसफर हो, सराउंडिंग से सिस्टम में यानी सिस्टम पर कार्य किया जाए, जब सिस्टम पर कार्य किया जाए यानी सिस्टम की जो बाउंड्री हो वो कॉम्प्रेस्ड हो, यानी जैसे सिस्टम की बाउंड्री ये है, ये कॉम्प्रेस्ड होके इधर आ जाए, यानी कहने का मतलब कॉम्प्रेस्ड होके सराउंडिंग से सिस्टम में आदमी ट्रांसफर हो, यानी कहने का मतलब बाउंड्री क्या हो, कॉम्प्रेस्ड हो जाए। जब सिस्टम की बाउंड्री कॉम्प्रेस्ड होती है तो जो वर्क डन हमको प्राप्त होगा वो नेगेटिव वर्क डन, यानी जो वर्क डन प्राप्त होगा उसको हम कंप्रेशन वर्क कहेंगे, और साइन हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। सिंपली आप समझ लें कि जब सिस्टम के द्वारा यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम होगा तो साइन कन्वेंशन यानी वर्क डन हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जब सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा यानी सिस्टम पर कार्य किया जाएगा तो वर्क डन हम नेगेटिव लेंगे। यानी जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा, जब एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, सिस्टम की बाउंड्री एक्सपैंड करेगी तो वर्क डन आपका पॉजिटिव। जब सिस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा, बाउंड्री क्या होगी, कॉम्प्रेस्ड होगी, तब हमारा तब वर्क डन हम क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। यानी जब सिस्टम पर कार्य किया जाएगा, सिस्टम के ऊपर हम कार्य करेंगे, बाहर से प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, सराउंडिंग से वर्क ट्रांसफर होगा, तब वर्क डन नेगेटिव होगा। और जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा यानी सिस्टम क्या है, वर्क ट्रांसफर करेगा सराउंडिंग की ओर, सिस्टम हमको वर्क देगा, यानी सिस्टम स्वयं से कार्य करेगा, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा। जब सिस्टम के द्वारा कार्य होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, और जब सिस्टम पर कार्य होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। समझ में आया? सिस्टम पर कार्य होगा, सिस्टम पर वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव साइन, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव साइन। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं वर्क एज ए पाथ फंक्शन। वर्क एज ए पाथ फंक्शन, देखिए वीडियो को पीछे करके आप वर्क डन को समझ सकते हैं, यानी सिंपल वे में आपको बताया गया है, समझ में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू, हमने आपको बताया एक स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, पीडीबी होगा, इनिशियल टू फाइनल टोटल वर्क डन जब हम सिस्टम का कंसीडर करेंगे फॉर ए क्लोज सिस्टम, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी के बराबर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी को हम इंडिकेटर डायग्राम के आधार पे हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी की जो वैल्यू होगी वो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम के अंडर में पीवी डायग्राम के अंतर्गत जो भी एरिया आएगी वो हमारी टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी के बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के लिए वो एरिया बदल सकती है। ठीक, तो वही हम दिखाते हैं कि जो हमारा वर्क डन है वो पाथ फंक्शन होता है, यानी पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये हम यहाँ से आपको डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिएगा, हम सिंपली एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रेशर P ये वॉल्यूम डायग्राम हो गया, वॉल्यूम कर्व हो गया। या हम इनिशियल स्टेट में मान लेते हैं ये हमारा स्टेट 1 हो गया, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमको प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चाहिए। तो हमने यहाँ मान लिया कि इसका प्रेशर यहाँ हमारा इसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम हमारा जो है V1 है। हमारा सिस्टम स्टेट 1 से एक सक्सेशन, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के माध्यम से, एक सक्सेसिव कंटिन्यूअस प्रोसेस से हम स्टेट 1 से सिस्टम हमारा जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है। ठीक, तो जब स्टेट 2 में आते हैं तो ये यहाँ जो प्रेशर होगा
हम यहाँ प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर, ये हमारा प्रेशर होगा P2। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम होगा वो होगा V2। ठीक, अब ये जो हमारा सक्सेसिव इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, इनके द्वारा यानी ये लगातार एक सक्सेशन यानी कंटिन्यूअस स्टेट्स हैं, तो कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट के माध्यम से हम स्टेट 1 से स्टेट 2 में आते हैं। तो ये कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट को हम एक लाइन से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक ना, कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट को हम इस प्रकार से एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ ये जो स्टेट है यानी कि ये जो लाइन है, जो इमेजिनरी कर्व है, ये इमेजिनरी कर्व ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी कहने का मतलब ए लार्ज नंबर जो स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच के जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, सक्सेसिव स्टेट्स हैं, उनको हम एक इमेजिनरी कर्व से डिफाइन करते हैं। यही इमेजिनरी कर्व जो हमारा है, ये इमेजिनरी कर्व हमारा पाथ कहा जाता है। ठीक, और इसी पाथ से यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 से तक हम इसी पाथ से होके आते हैं। इसी पाथ स्टेट यानी जब हमारा सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में एक पाथ से होके आता है, जिस पाथ से होके आता है यानी कि कहने का मतलब इसी सक्सेसिव इसी पाथ को हम क्या कहते हैं, इसी पाथ को, यानी जब सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 पर इस पाथ से होके जाता है, इसी पर्टिकुलर पाथ को हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि हमारा सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर इस पाथ से होके आता है और सेम पाथ से स्टेट 2 से स्टेट 1 पे वापस हो जाता है, इस पाथ को हम कहेंगे रिवर्सिबल पाथ, और प्रोसेस जो हमारा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमने मान लिया कि कोई ये जो सक्सेसिव पॉइंट्स यहाँ हैं, ये लगातार इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, वो क्या है, वेरी स्लोली, धीरे धीरे हम क्या होता है स्टेट 1 से स्टेट 2 की ओर बढ़ते हैं। एक सक्सेसिव पॉइंट लेते हैं, उसी सक्सेसिव पॉइंट्स को हम इस इमेजिनरी लाइन के द्वारा, इस इमेजिनरी कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही इमेजिनरी कर्व जो ए लार्ज नंबर ऑफ सक्सेसिव इंटरमीडिएट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, यही जो हमारा इमेजिनरी कर्व है, इसी को हम कहते हैं पाथ। और इस पाथ को से जब हम सिस्टम यानी कि कोई भी सिस्टम हम कंसीडर करते हैं, सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट में जब आता है इसी पाथ के माध्यम से, तो इनिशियल से फाइनल स्टेट में आए और फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में वापस हो जाए सेम पाथ से, तो हम कहेंगे सिस्टम हमारा, ये जो पाथ हमारा है, ये पाथ हमारा कैसा है, रिवर्सिबल पाथ है, और जो प्रोसेस हमारा होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यानी जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट किसी पाथ से होकर आता है, तो जो पाथ जिस पाथ को फॉलो करता है इनिशियल से यानी फाइनल स्टेट में यानी आने के लिए जो चेंज ऑफ स्टेट्स होते हैं, यही चेंज ऑफ स्टेट्स इन्हीं कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट्स से मिलकर हमारा पाथ बनता है। और इसी पाथ को फॉलो करके जो सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल में पहुंचता है, तो जिस पाथ को फॉलो करके यानी जिस पाथ से होके जाता है, यही पाथ हमारा उसका प्रोसेस कहा जाता है, यानी सिस्टम का प्रोसेस होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट में आता है। इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर जो होता है P1 होता है, वॉल्यूम हमारा V1 होता है। फाइनल स्टेट में उसका प्रेशर P2 होता है, वॉल्यूम उसका V2 होता है। ठीक, अब हम यहाँ इसी फाइनल इनिशियल से फाइनल के बीच में हम यहाँ एक कर्व बनाते हैं। यहाँ देखिए ये स्टेट ये हो गया। हम इनिशियल से फाइनल हम इस स्टेट यानी पाथ ए से भी आ सकते हैं। इनिशियल से फाइनल हम पाथ, देखिए इनिशियल से फाइनल हम पाथ ए से भी आ सकते हैं और इनिशियल से फाइनल हम पाथ बी से भी आ सकते हैं। ठीक, इनिशियल से फाइनल हम पाथ ए से भी आ सकते हैं और इनिशियल से फाइनल हम पाथ बी से भी आ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए इनिशियल से फाइनल हम मान लेते हैं कि यहाँ पाथ बी पे ये कोई एलिमेंट्री पॉइंट्स है, हमारा एलिमेंट्री पॉइंट हो गया। ठीक, तो इसका हम एलिमेंट्री पॉइंट हो गया, इसकी हाइट हम मान लेते हैं P हो गई और इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं dv है। ठीक, इसी प्रकार से पाथ ए पे हम एक एलिमेंट्री पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, इस एलिमेंट का हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी हाइट यहाँ पाथ ए पे P डैश हो गई और इसकी जो थिकनेस है वो हमने मान लिया कि dv डैश इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस हमने dv मानी हुई है। पाथ बी पे हमने एक एलिमेंट्री पाथ यानी कि एक एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं जिसकी हाइट हमने P मानी और वॉल्यूम उसका यानी उसकी थिकनेस हमने मान ली dv है। और पाथ ए पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका थिकनेस हमने dv डैश माना और प्रेशर हमने P डैश कंसीडर किया। ठीक है, प्रेशर हमने P डैश कंसीडर किया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा पाथ इनिशियल स्टेट से सिस्टम हमारा फाइनल स्टेट में स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ जाता है, पाथ ए से भी आ सकता है और पाथ बी से भी आ सकता है। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ भी एक पाथ कंसीडर कर सकते हैं, जल्दी हम इसी से देखते हैं।
अब यहाँ जो P और dB होगा, हमने आपको भी पीछे कर्व में दिखाया था, पीछे हमने आपको बताया था कि एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। एलिमेंट जैसे हमने पाथ B पे यहाँ एक एलिमेंट कंसीडर किया, पाथ B पे इस एलिमेंट का हमने हाइट मान लिया P है, इसकी थिकनेस हमने माना dB है, तो इसकी एरिया अगर हम पाथ B पे कंसीडर करें तो एरिया क्या होगी, P इंटू dB के बराबर होगी। ठीक, एरिया हमारी क्या होगी, P इंटू dB के बराबर होगी। इसी प्रकार से अगर हम इसकी पाथ A पे जो है, पाथ A पे अगर हम कंसीडर, जो एलिमेंट्स हमने कंसीडर किया, इसकी हाइट हमने P डैश मानी है, थिकनेस इसकी dB डैश मानी है, तो इसकी एरिया क्या होगी, P डैश dB डैश होगी। और हम पीछे अभी आपको जस्ट इसके पहले हमने आपको बताया है कि P और dB जो एरिया है, इस प्रकार से PDB पाथ B पे है, PDB एक एलिमेंट्स है, इस प्रकार से ढेर सारे एलिमेंट्स इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में, यानी स्टेट 2 से स्टेट 1 के बीच में या स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में PDB जैसे ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे। इन ढेर सारे एलिमेंट्स को अगर हम इन सारे एलिमेंट्स की एरिया को जोड़ दिया जाए तो हमको इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच की टोटल एरिया मिल जाएगी। और ये जो टोटल एरिया इनिशियल टू फाइनल होगी, यही टोटल एरिया हमारी क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ PDB कही जाएगी। पाथ B पे ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया, जिसकी हाइट P माना, एरिया माना, इसकी थिकनेस dB माना, तो इसकी एरिया अगर हम कंसीडर करें तो PDB होगी। और PDB एरिया के इस प्रकार के एलिमेंट्स इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 के बीच में कई एलिमेंट्री एरिया होंगी, इस प्रकार से कई एलिमेंट्स होंगे। इन सारे एलिमेंट्स की अगर एरिया को हम जोड़ दें तो हमको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच की टोटल एरिया कंसीडर हो जाएगी। और हम यहाँ देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी टोटल एरिया अगर निकालेंगे इनिशियल टू फाइनल तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PDB। और इंटीग्रेशन ऑफ PDB को हम जानते हैं क्या है, पीछे अभी हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ PDB हमारा वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dW के बराबर होता है, या इंटीग्रेशन ऑफ dW को हम कह सकते हैं वर्क डन के इक्विवेलेंट होगा। यानी इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में पाथ B के थ्रू जो सिस्टम हमारा कंसीडर किया जाएगा, उस सिस्टम का टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ PDB के बराबर होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं WB, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ P डैश dB डैश, क्योंकि इस प्रकार के ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पाथ A के बीच, तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन फॉर पाथ A हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वर्क डन फॉर पाथ A इंटीग्रेशन ऑफ P डैश dB डैश आ जाएगा। और हम जनरली जानते हैं कि P डैश dB डैश क्या है, हम यहाँ जानते हैं, यहाँ हो गया WB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PDB, और इंटीग्रेशन ऑफ PDB क्या है, एरिया अंडर PV डायग्राम, एरिया अंडर PV डायग्राम फॉर प्रोसेस B, या फॉर पाथ आप लिख सकते हैं, या अंडर PV डायग्राम, या आप कह सकते हैं एरिया अंडर PV डायग्राम फॉर प्रोसेस, या लिख सकते हैं एरिया अंडर कर्व B। ठीक, और WA इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P डैश dB डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया अंडर कर्व A। ठीक है, एरिया अंडर कर्व B हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया अंडर कर्व B के। ध्यान दीजिएगा, पीछे हमने आपको बताया कि PDB क्या है, स्मॉल वर्क डन है। टोटल वर्क डन निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ W इज इक्वल टू, हम टोटल वर्क डन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PDB, ऐसा हमने अभी आपको पीछे दिखाया था। ठीक ना, इंटीग्रेशन ऑफ dW लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dW की वैल्यू की इंटीग्रेशन ऑफ PDB के बराबर। हमने आपको यहाँ कंसीडर किया, हमने बताया कि यदि पाथ B से हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट हम पाथ A के माध्यम से भी आ सकते हैं और पाथ B से भी आ सकते हैं। तो अगर हम कर्व B से हम इनिशियल से फाइनल स्टेट आते हैं, तो हमने मान लिया कि एक इसी इनिशियल कर्व B पे एक हमने एलिमेंट्स कंसीडर किया, जिसका हाइट हमने मान लिया P है और उसकी थिकनेस dB है। तो इस एलिमेंट का अगर हम एरिया कंसीडर करें तो होगी PDB के बराबर। तो इनिशियल से इस कर्व B के अंतर्गत इनिशियल स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस प्रकार के, तो सारे एलिमेंट्स की अगर एरिया हम जोड़ दें हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PDB के बराबर, जिसको हम कहेंगे वर्क डन। इसी इंटीग्रेशन ऑफ PDB के बराबर होगा, यही इंटीग्रेशन ऑफ PDB हमारा क्या कहा जाएगा, वर्क डन फॉर कर्व B हो जाएगा। ठीक, पीछे हमने आपको दिखाया। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ एक एलिमेंट्स कंसीडर करें जिसकी हाइट P डैश है और वह थिकनेस dB डैश है, इन द कर्व फॉर कर्व A के लिए एक एलिमेंट हमने ले लिया जिसकी हाइट P डैश है और थिकनेस dB डैश है, तो इसकी एरिया अगर हम कंसीडर करें तो हो जाएगी P डैश dB डैश के बराबर। और इस प्रकार के ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी कई एलिमेंट्स होंगे स्टेट 2 से लेकर स्टेट 1 के बीच में, इन सारे एलिमेंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो स्टेट 2 से स्टेट 1 के बीच के टोटल एरिया हमको कंसीडर होगी। यही टोटल एरिया हमारी क्या कही जाएगी, वर्क डन ऑफ कर्व A कही जाएगी। तो वर्क डन ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P डैश dB
वी डैश, और हम जानते हैं कि वर्क डन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, यानी कहने का मतलब है कि पी डी वी का इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी को हम कहते हैं एरिया अंडर पी वी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस। और यहाँ की कंसीडर में करें कि अगर डब्ल्यू बी के लिए इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी है तो एरिया अंडर करो बी के लिए, यानी बी करो के अंतर्गत जो एरिया आएगी वो, और डब्ल्यू ए इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश डी वी डैश, यानी इसको हम कह सकते हैं एरिया अंडर कर्व ए, यानी कर्व ए के अंतर्गत जो एरिया आएगी वो वर्क डन हमारी ए की कही जाएगी, यानी पाथ ए के माध्यम से, यानी जब सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में पाथ ए से होके जाएगा तो उसका वर्क डन हमारा होगा एरिया अंडर कर्व ए, यानी कर्व ए के अंतर्गत ये जो एरिया हमारी आएगी, ये जो एरिया हमारी होगी, ये हमारा वर्क डन होगा फॉर पाथ ए, फॉर प्रोसेस ए। और जब हम वर्क डन फॉर पाथ बी के लिए कंसीडर करेंगे, इनिशियल स्टेट से सिस्टम हमारा फाइनल स्टेट 2 में आएगा, तो यहाँ से जो हमको वर्क डन प्राप्त होगा वो इतना और ज़्यादा प्राप्त होगा। ये जो वर्क डन है ये इतना वर्क डन हमको ज़्यादा प्राप्त होगा, यानी हम कह सकते हैं कि वर्क डन ऑफ पाथ ए इज़ नॉट इक्वल टू द वर्क डन ऑफ पाथ बी, यानी पाथ ए का वर्क डन पाथ बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन होगा, सिस्टम का जो वर्क डन होगा, यानी कहने का मतलब जो किया गया कार्य होगा, वर्क होगा, वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में, जब हमारा सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में आएगा तो उसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन इनिशियल टू फाइनल स्टेज पे ही डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि क्या है उसके पाथ पे भी डिपेंड करेगा, यानी उसके पाथ पे डिपेंड करेगा। जिस पाथ से, जिस प्रोसेस से होके हमारा सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में आएगा उस पाथ पे डिपेंड करेगा। अगर इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच का जो वर्क डन हमको पाथ ए के लिए मिलता वही वर्क डन हमको पाथ बी के लिए भी मिलता। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्क डन फॉर पाथ ए हमको क्या मिलता है, एरिया अंडर करो बी, यानी करो बी के अंतर्गत जो एरिया आएगी वो होती है, तो करो बी के अंतर्गत जो एरिया आएगी, कर्व बी के अंडर में जो एरिया आएगी और कर्व ए के बीच की जो एरिया आएगी उनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, यानी कर्व बी के अंडर जो एरिया आएगी वो मैक्सिमम होगी इन कंपैरिजन टू द एरिया अंडर कर्व ए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द वर्क डन थ्रू कर्व ए इज लोअर देन वर्क डन थ्रू कर्व बी, यानी किया गया कार्य जो आपका कर्व ए के थ्रू है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू बी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वर्क इज नॉट डिपेंड्स ऑन स्टेट, यानी कहने का मतलब वर्क इज डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी वर्क क्या है पाथ पे डिपेंड करेगा, यानी पाथ चेंज हो जाएगा तो वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट पाथ ए के माध्यम से आया तो जो वर्क डन हमको प्राप्त होगा, अगर सिस्टम हमारा किसी एक प्रोसेस से आया, यानी इनिशियल से फाइनल स्टेट में सिस्टम किसी एक प्रोसेस से आता है, जो वर्क डन प्राप्त होगा, अगर वो सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट या फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट किसी दूसरे पाथ से जाता है तो हम कहेंगे कि वर्क डन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि एक पाथ से होके जाए, यानी सिस्टम जब हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट में आएगा तो जो वर्क डन प्राप्त होगा वो, और जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट किसी दूसरे पाथ से जाएगा वो वर्क डन क्या होगा, एक दूसरे से डिफर होंगे। यानी कहने का मतलब जिस प्रकार से पाथ, यानी कहने का पाथ चेंज होगा वर्क डन भी हमारा चेंज होगा। यानी वर्क हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है। यानी यदि सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट किसी एक पाथ से जाता है, पाथ में आता है तो उसका वर्क डन अलग होगा, अगर वो दूसरे पाथ से जाता है तो उसका वर्क डन अलग होगा, तीसरे पाथ से जाता है तो उसका वर्क डन अलग होगा। सेम पाथ से जाएगा तो वर्क डन आपका सेम हो सकता है, बट अगर पाथ चेंज होगा तो वर्क डन भी चेंज होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द वर्क इज ए पाथ फंक्शन, यानी पाथ चेंज होगा तो वर्क भी चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं? यानी जो वर्क डन होगा, वर्क डन ऑफ ए सिस्टम इज ए पाथ फंक्शन, यानी पाथ पे डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ से जैसे हमने यहाँ आपको निकाला कि वर्क डन फॉर पाथ ए एरिया अंडर कर्व ए, यानी कर्व ए के अंतर्गत जो एरिया आएगी वर्क डन ऑफ पाथ ए कही जाएगी, और वर्क डन फॉर पाथ बी हमने निकाला एरिया अंडर कर्व बी के अंतर्गत जो एरिया आएगी वो कही जाएगी। तो एरिया अंडर कर्व ए इज डिफर फ्रॉम एरिया अंडर कर्व बी, यानी कर्व बी की एरिया से कर्व ए की एरिया अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट वो पाथ डिपेंडेंट होगा, यानी पाथ पे डिपेंड करेगा। पाथ अगर चेंज होगा तो सिस्टम का वर्क डन भी चेंज होगा। ठीक है, तो हमने आज के क्लास में आपको बताया वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र के बारे में। हमने आपको बताया कि जब सिस्टम की बाउंड्री चेंज होगी, सिस्टम की बाउंड्री एक्सपैंड होगी या सिस्टम की बाउंड्री कंप्रेस्ड होगी तो वर्क डन हमको प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद हमने आपको सिस्टम की बाउंड्री
चेंज होगी तब भी वर्क डन प्राप्त होगा और कॉम्प्रेस्ड होगी तब भी वर्क डन प्राप्त होगा। एक और एग्जांपल लेके हमने आपको बताया, जैसे नोजल के केस में हमने देखा कि बाउंड्री तो एक्सचेंज होती थी लेकिन बाउंड्री एक्सपैंड या कॉम्प्रेस्ड नहीं होती थी, इसलिए वहाँ वर्क हमको 0 मिला। ठीक, सबसे पहले हमने ये टॉपिक आपको बताया था। इसके बाद हमने वर्क डन फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम हमने आपको बताया था। वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम हमने आपको बताया कि जब वर्क डन हम क्लोज सिस्टम के निकालेंगे तो स्मॉल वर्क डन हमको मिलता है P इंटू डी के बराबर। जब नेट वर्क डन निकालेंगे इनिशियल टू फाइनल स्टेट तो हमको इंटीग्रेशन ऑफ PdV के बराबर मिलता है। कैसे मिलता है, पीछे वीडियो में हमने सारी चीज़ें आपको डिटेल डिस्कस की हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि जब हम वर्क डन टोटल वर्क डन प्राप्त करते हैं और पीवी डायग्राम प्राप्त करते हैं, तो पीवी डायग्राम में हमने देखा कि जो वर्क डन होगा फॉर ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द एरिया अंडर कर्व पीवी डायग्राम या एरिया अंडर पीवी डायग्राम, यानी पीवी डायग्राम के अंतर्गत जो भी एरिया हमको इनिशियल टू फाइनल स्टेट या किसी प्रोसेस के लिए प्राप्त होगी वही एरिया हमारी जो होगी वर्क डन सिस्टम की कही जाती है, टोटल वर्क डन कही जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि हमको सिस्टम ए का वर्क डन प्राप्त करना है पाथ ए के माध्यम से, तो पाथ ए यानी कर्व ए के अंतर्गत जो एरिया आएगी वो वर्क डन कही जाएगी। पाथ बी से हमने आपको दिखाया कि कर्व बी के अंतर्गत जो एरिया आएगी वो वर्क डन हमारी कही जाएगी। और इस प्रकार से हमने आपको ये भी दिखा दिया कि वर्क डन जो होता है हमारा सिस्टम का जो वर्क डन होगा वो एक पाथ फंक्शन होता है, यानी अगर पाथ चेंज हो जाएगा, यानी यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये सिस्टम इज ट्रेवल या ये सिस्टम इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट बाय द पाथ ए एंड फ्रॉम in other system is moving from initial to final state from path B, then the work done, तो आप कह सकते हैं कि then both for both system the work done is differ, क्योंकि जब पाथ डिफर है तो उनके वर्क डन भी डिफर होंगे। यानी पाथ ए से सिस्टम जाएगा तो वर्क डन उसका अलग होगा, अगर पाथ चेंज हो गया पाथ बी से सिस्टम जा रहा है तो वर्क डन उसका अलग होगा। यानी वर्क डन हमारा क्या है, एक पाथ फंक्शन है। ये सारी चीज़ें हमने आज आपको वीडियो में डिस्कस की है। ठीक है, तो आप इसको जो भी चीज़ें हैं इसको वीडियो को पीछे करके आप और भी डिटेल इसको समझ सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपको अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। हम अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, हम सारे प्रोसेस में वर्क डन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।